अजय भाऊ, आपल्या अजय भाऊ बोरण बद्दल आयडिया दिली का तुम्ही विमलजींना? दिले. थँक्यू. लेट जॉईन झालं म्हणून विचारतो. थँक्यू. दिले. तुम्ही अजून देऊ शकता. नाही, त्यांनी अगोदर आत्ताची दिली. त्यांनी क्रेडीला स्थापन केली एचडीएफसी बरोबर, ही माहिती नव्हती दिलेली. नाही, पण ते आता ऑड वाटेल. आता नको. बरेच लोक जॉईन झालेत आता. देयर आर लॉट ऑफ गेस्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस. नहीं, चेन्नई से भी ज्वाइन हुए हैं, प्लस जुहू चैप्टर से मेहता जी है चीफ सेक्रेटरी. चेन्नई से भी मेहता जी है दूसरे. यस, वेलकम मेहता जी. दीपक मेहता फ्रॉम चेन्नई एंड हितेश मेहता फ्रॉम जुहू चैप्टर. अरे वाह, वेलकम सर, वेलकम. Deepak Mehta from Chennai. Thank you, Deepak and all organizers. Hope Yes, to have sir. a wonderful evening. Yeah, thank you so much. Welcome sir. सतीश जी पारक साहब भी Thank जुड़ you. गए. शांतिलाल जी बापना भी जुड़ गए. वेलकम. Welcome Satish Bhau, Satish ji Parak Sahab and Shantilal ji Wafna ji. Vimal ji, Satish ji Parak is चालू हो रहा 2 मिनट में. Vimal ji, Satish Parak sir is managing director of Ashoka Buildcon Limited, Nasik's biggest company and very good leader for Jito Nasik is just because of him. It was started by Ashok Kataria ji and KR Vidmutha ji as a few first members, but the entire shape given to this Jito with all the youths and all the members, the main credit goes to Satish Parak sir. So he's with us. So very nice sir, very nice. Is the past chief secretary of Jito Apex sir. सतीश भाई है क्या? सतीश भाई. हाँ है ना. सतीश भाई, जय जिनेंद्र, महावीर चौधरी बोल रहा हूँ. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. तुमचा व्हिडिओ चालू करा ना. महावीर चौधरी साहब वाइस प्रेसिडेंट जीतो एपेक्स है. वेलकम सर. सर आज वो भिलवाड़ा से जुड़े हुए हैं वेलकम, महावीर वेलकम. जी. कांग्रेचुलेट. यस, एपेक्स के वाइस प्रेसिडेंट sir, है वो welcome. अभी फिलहाल, और मेंबर ऑफ द बोर्ड, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन फ्रॉम भिलवाड़ा, वाह. जॉइनिंग ऑल द वे फ्रॉम भिलवाड़ा. वेलकम सर. Oh, welcome sir, welcome. Thank you so much. थैंक यू. हमारे वर्धमान भाऊ लुंकड़ भी है. He is the Onion King and past president of Jito Nasik chapter and very active and very supportive member for all the Jito members. He is also with us. Welcome वर्धमान भाऊ. थैंक यू. वेलकम यू ऑल. अजय भाऊ, 8 वाजलेत. विल स्टार्ट हो. नाउ. Yes. संदीप पाडे आलेत का? Yes, we start with नवकार मंत्र. संदीप पहाड़े. संदीप. कमलेश तू सुरू करून घे. संदीप join. लुधियाना से भारत भूषण साहब वेलकम. लुधियाना से भारत भूषण साहब वेलकम. Welcome sir. संदीप जॉईन झालाय. हो. संदीप पाडे आहेत ना? बोललो जॉईन येते. त्यांचा म्यूट असेल कदाचित. म्यूट असेल. संदीप पहाड़े अनम्यूट करो अपने आप को. फोन करो. हम नवकार महामंत्र से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. सबको म्यूट कर दीजिए. हेलो. आज के आवाज नहीं आया सबको. कमलेश, नवकार मंत्राचा आवाज नाही आलाय. आवाज नहीं है. आवाज नहीं. सर, ये जूम में आवाज नहीं आता है स्क्रीन शेयर में. ओके. हम लाइव और नवकार मंत्र करते हैं. हाँ, यस. हाँ, perfect.
सन्तानम् ॐ नमो नमो सिद्धाय हेलो विमल अभी आप जो भी बोल रहे हो आवाज ठीक तो मेरी आवाज नहीं है तो ठीक दूसरे बोल रहा हूँ आप इसको पूछ ये संदीप संदीप पहाड़े संदीप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ या जय जिनेंद्र आवाज आ रही है आपको? हो यस यस हाँ, जीतो नासिक चैप्टर द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में हमें सौभाग्य मिला है। विनोद जी पूनमिया चार्टर्ड अकाउंटेंट जानी मानी हस्ती है इनकम टैक्स फील्ड में और बाकी के बहुत सारी फील्ड में इनका नाम है। ऐसे जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद जी पूनमिया जी, इनको हम लोग और उसके जो लेडीज पर्टिकुलरली लेडीज मेंबर को फैमिली के डॉटर्स को उसका जो बेनिफिट है नॉमिनेशन का, उसके ऊपर उनका आज हम लोग वेबिनार आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है जीतो नासिक के चेयरमैन पारस जी साखला, सेक्रेटरी कमलेश जी कोठारी, पास्ट चेयरमैन शांतिलाल जी बाफना, पास्ट चीफ सेक्रेटरी सतीश जी हिरन, सतीश जी पारक जो जीतो के बैकबोन है। ऐसे कई सारे मतलब बड़ी हस्तियां इसमें जुड़ी है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और इसके बाद में आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे जीतो के जूम कमेटी के कन्वीनर श्री अजय जी बेदमुथा इन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज के कार्यक्रम का ऑफिशियल शुरुआत करें एक वेलकम स्पीच के द्वारा। अजय भाई बेदमुथा। Yes, sir. Thank you, Sandeep. I, Ajay Bedmutha, on behalf of Jito Nasik chapter, welcome Vimalji Jain, all office bearers and members of Jito Ladies Wing, Jito Youth Wing, and all present on this interesting and much awaited webinar. I am the convener of Nasik Jito chapter Zoom committee, which is responsible to bring for all of you very interesting and useful webinars like the current one in the next 2 years to come. The purpose of Jito is to add value to every Jain individual and society as a whole. I will urge every Jain to be member of Jito and take advantage of this selfless organization. I once again welcome today's speaker, Shri Vimalji Jain, who will cover following topics: daughters' rights in parents' property, importance of will, tax planning through will and nomination. Today, each one of us, whether gents, ladies, boy or a girl, is the owner of one or many properties and wealth. He or she is accumulating the same to give to his loved ones after him or her. To facilitate this transfer smoothly and happily, he or she is, even if he or she is no more in this world, a will is a must. As this topic was extremely important to every individual member of a family, we thought of having this webinar for all our members, friends, and relatives. Now I request Shri Deepak Modi to introduce Shri Vimalji Jain to all our audience, and welcome to all. थैंक यू अजय भाऊ। जय जिनेंद्र सभी को। श्री विमल जी पुनमिया मुंबई के एक प्रसिद्ध चार्टर अकाउंटेंट है। उन्होंने फाइनल में 35वां रैंक हासिल किया है। श्री विमल जी के पास पिछले 44 सालों का लंबा प्रदीर्घ अनुभव है और वे मेसर्स विमल पुनमिया एंड कंपनी में पार्टनर है। श्री विमल जी पुनमिया एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जिन्हें भारत के नॉलेज सर्कल में सलाम किया जाता है। उनके लेख कई अखबारों और मैगजीन में छपे हैं। हर अखबार और मैगजीन वालों को लगता है कि श्री विमल जी के लेख अपने अखबार में या मैगजीन में छपे। श्री विमल जी इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद हमेशा सबसे प्यार से बात करते हैं। डाउन टू अर्थ व्यक्तिमत्व है। यही कारण है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों उनके यहाँ पानी भरते हैं। श्री विमल जी के भारत और विदेश में 1000 से अधिक क्लाइंट है और उनका टैक्सेशन ऑडिट, कंपनी लॉ, आरबीआई, जीएसटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन
प्रॉपर्टी मैटर, अपील, सर्च, सीजर आदि का काम वो देखते हैं। श्री विमल जी लगभग 100 कंपनियां, ट्रस्ट और फर्म से जुड़े हैं और उनके सलाहकार, डायरेक्टर, ऑडिटर और ट्रस्टी के रूप में वो काम देखते हैं। श्री विमल जी कई स्थानिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक और सरकारी संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर है। श्री विमल जी को वर्तमान में आयकर विभाग से उनकी टीडीएस की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। श्री विमल जी आज तक ट्रांसफर ऑफ फ्लैट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल गेन, सर्च, सीजर एंड सर्वे, HUF एंड फैमिली अरेंजमेंट, NRI प्रोविजन, इस तरह की कई किताबें उन्होंने लिखी है। श्री विमल जी भारत में एक वक्ता के रूप में यूनियन बजट, इनकम टैक्स एंड प्रोविजन, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, RBI प्रोविजन, रिसेंट इशू जैसे पेनी स्टॉक, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, असेसमेंट, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आदि विषयों पर उन्होंने 1000 से अधिक सेमिनार लिखे हैं। श्री विमल जी ने अमेरिका में भारत के द्वारा कानूनी सलाहकार के रूप में आयोजित इंडिया प्रॉपर्टी 1997 प्रदर्शनी का दौरा किया था। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित कई सेमिनारों में भारतीय उच्चायोग द्वारा मुख्य वक्ता के रूप में भी नियुक्त किया गया है। अब तक श्री विमल जी को भारत मर्चेंट चेंबर, हाउसिंग टाइम्स, हिंदुस्तान चेंबर, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री जैसे विभिन्न संगठनों ने विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया है। श्री विमल जी के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय के कारण और विल, टैक्स प्लानिंग और पिता के संपत्ति में बेटियों के अधिकारों के बारे में जानने की जिज्ञासा के कारण हम श्री विमल जी से अनुरोध करते हैं कि वो सभी को विल, टैक्स प्लानिंग आदि के बारे में बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विमल जी। श्री अजय जी वेदमुता जी, दीपक जी मोदी, बाकी सब ऑफिस बेरर, जीतो के मेंबर और मेरे दोस्तों, अगला 1 घंटा अपन विल, नॉमिनेशन, डॉटर्स राइट इन पेरेंट्स प्रॉपर्टी, इस पे बात करेंगे। जैसा मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये सेमिनार हिंदी में करना है, तो मैं हिंदी में यही बात करूंगा। कहीं कुछ ऐसे वर्ड है कि हिंदी में थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उतना खाली पार्ट में इंग्लिश में बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विल है क्या? विल का मतलब है मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है, या तो मैंने लाइफ टाइम में मेहनत करके कमाई है, या मेरे को मेरे दादा परदादाओं से मिली हुई है, तो वो मैं कैसे मेरे मरने के बाद मैं कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं? मैं तो रहूंगा नहीं उस दिन, मैं तो चला जाऊंगा ऊपर, पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना? और जिस डॉक्यूमेंट में अपन लिखते हैं उसको कहते हैं विल, अपने हिंदी में कहते हैं वसीयत, और उर्दू में कहते हैं, सब अलग अलग नाम है, बट बेसिकली मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसी डॉक्यूमेंट। आवाज क्लियर आ रहा है सर? आपने संक्षिप्त में सर आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, बस वेरी गुड। तो वो एसेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, उस डॉक्यूमेंट में लिखने को अपन विल कहते हैं। अगर मैं विल नहीं बनाता हूं तो मेरा क्या होगा? हिंदू लॉ के हिसाब से मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, और हिंदू लॉ के अंदर 2 चीजें आती है। एक आता है, अपन हिंदू पे ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मुस्लिम और पारसी और क्रिश्चियन का एक आधा पॉइंट में बता दूंगा, पर ज्यादा हिंदू पे रेस्ट्रिक्शन रखेंगे। हिंदू लॉ में 2 आते हैं। एक आता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और दूसरा आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। मैं सेक्शन और एक्ट के साल भी थोड़ा कम बताऊंगा, सिंपल में रहूंगा। तो अगर मैंने विल बनाया है तो मेरा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर में डिस्ट्रीब्यूट होगा सब प्रॉपर्टी का, जो मैं विल में लिखूंगा उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैंने विल नहीं बनाया है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा, और हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो लिखा गया है उस हिसाब से मेरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी क्वेश्चन आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में ऐसा लिखा गया है, अगर कोई पुरुष की डेथ होती है और उसने विल नहीं बनाया है तो सेक्शन 8 से 13 में जो लिखा उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कोई महिला की डेथ होती है और उसने विल नहीं बनाया है तो सेक्शन 14, 15, 16 में लिखा है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैंने विल बनाया है तो कोई सेक्शन नहीं लगेगा और विल के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लेट अस अज्यूम कि मैंने विल नहीं बनाया और मेरा डेथ हो गया, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? उस सिचुएशन में
मुझे मेरी जो प्रॉपर्टी मैं छोड़ के जाऊंगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरी माँ, इन चारों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर ये चार में से कोई नहीं है, किसी की डेथ हो चुकी है मेरे मरने के पहले और उनकी शादी होने के पहले, तो वो आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा, बाकी जो बचेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मेरे मरने के पहले मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और मेरा बेटा की वाइफ भी है, पोता भी है, पर बेटा नहीं है, तो फिर बेटे का शेयर उसके बच्चों में और उसकी वाइफ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा बेटा जिंदा है तो बेटे को मिलेगा, उसकी वाइफ को, मेरे पोता पोती को कोई हक मेरे वेल्थ प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, एचयूएफ का अपन सेपरेट डील करेंगे। इसके अलावा अगर समझो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है साथ में, तो उसको शेयर नहीं मिलेगा अगर मैंने उसे शादी नहीं की है, लेकिन उसका बच्चा है, उस बच्चे को मेरे दूसरे बच्चों के एट पार शेयर मिलेगा। बिकॉज चाइल्ड कैन नॉट बी इलेजिटिमेट, वाइफ कैन बी इलेजिटिमेट, तो बच्चे को हक उसका पूरा रहेगा और उसको उसका हक मिलेगा। अगर मैंने दूसरी शादी की है और वो लेडी अपना एक बच्चा पहले से शादी से लेके आई है मेरे घर में, उसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा था, उस लड़की से मैंने शादी करी, तो उस बच्चे को कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरे जो मेरे बायोलॉजिकल चाइल्ड है उनको ही मिलेगा। लेकिन वो लेडी जिससे मैंने शादी कर ली, वो एज ए वाइफ उसको हक होगा, उसका शेयर उसको मिलेगा। इस तरीके से अगर मेरी पहले रूल ऐसा था कि अगर मेरी डॉटर है, कोई जमाने के अंदर कि डॉटर की शादी हो गई है तो वो घर से, फैमिली से अलग हो जाती थी, शादी हो बेटे की वाइफ आपके घर में आ गई है, वो आपकी फैमिली में आ जाती थी, पर ये सब बातें एचयूएफ की है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में अगर मैंने विल नहीं किया है और मेरा बेटी का हक बैठता है, बेटी की अगर शादी के पहले ही डेथ हो गई है तो उसका हक खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है और उसके समझो 2 बच्चे हैं, तो उसका शेयर जो मेरा आएगा वो उसके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेटी के हस्बैंड को कुछ भी नहीं मिलेगा, पर बेटी के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर बेटी जिंदा नहीं है तो, बेटी अगर जिंदा है तो बेटी को ही मिलेगा, उसके दूसरों किसी को मिलने का कोई हक नहीं रहेगा। इस तरीके से ये आइटम है, इसको कहते हैं क्लास 1। तो अगर क्लास 1 में सब लोग हैं या जो नहीं है तो क्लास 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अज्यूम करो कि क्लास 1 में कोई है ही नहीं, मेरा बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, माँ भी नहीं है, आइदर थे ही नहीं या इनका डेथ हो गया है और आज की डेट में कोई नहीं है, पोता पोती, बेटे की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, तो फिर आपको क्लास 2 में एंट्री करनी पड़ेगी। और क्लास 2 में वापस 7-8 कैटेगरी आती है। तो अगर एक कैटेगरी में है तो वो जाएगा, उस कैटेगरी में नहीं है तो उसके बाद वाली कैटेगरी आएगी। तो मैं आपको शॉर्ट में उसमें बता दूं कि क्लास 1 में कौन कौन आता है। क्लास 1 के अंदर सबसे पहले आता है फादर, माँ तो क्लास 1 में आ गई, और क्लास 2 में अगर मेरा खुद के बच्चा बच्ची वाइफ माँ नहीं है तो मेरे पिताजी को सब मेरा प्रॉपर्टी चली जाएगी और मेरा पिताजी के हिसाब से सब प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। लेकिन समझो मेरे फादर की भी डेथ हो गई है तो फिर मेरा भाई और बहन उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मेरे भाई और बहनों को। लेकिन अगर मेरे भाई और बहन भी नहीं है तो मेरे डॉटर के ग्रैंड चिल्ड्रन, डॉटर के चिल्ड्रन तक तो हो गए थे, कवर हो गए थे क्लास 1 में, पर डॉटर के ग्रैंड चिल्ड्रन को जाएगा अगर है तो। और डॉटर के ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं है तो मेरे भाई और बहन के बच्चों को चला जाएगा। लेकिन मेरे भाई और बहन के बच्चे भी समझो नहीं है तो फादर के पेरेंट मतलब दादा दादी को चला जाएगा। वो भी नहीं है तो फादर ने, मेरे पिताजी ने समझो दूसरी शादी की थी, मेरी माँ तो मेरे क्लास 1 में आ गई, लेकिन समझो मेरी माँ नहीं है और मेरे फादर ने सेकंड शादी की हुई है तो उसे क्लास 1 में ये ऊपर वाला कोई नहीं होगा तो उस लेडी को चला जाएगा जो मेरी स्टेप मदर है। वो भी नहीं है तो मेरे फादर के सिबलिंग्स मतलब मेरे फादर के भाई, फादर के बहन, उनको और फादर के बच्चों, फादर के भाई और बहनों को चला जाएगा। और फादर के अगर फादर है तो उनको चला जाएगा। लेकिन समझो मेरे फादर के भी फादर मदर नहीं है, दादा दादी मेरे नहीं है, उनका भाई बहन, मेरे को माँ की साइड में आना पड़ेगा। माँ के माँ बाप और माँ मतलब मेरे नाना और नानी को जाएगा। अगर नाना और नानी भी नहीं है तो मामा मासी उनको चला जाएगा, और वो भी नहीं है तो उनके बच्चों को जाएगा, और वो भी नहीं है समझो तो भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चला जाएगा, और किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। तो लिखते किधर को मिलेगा तो क्लास 1 आ गया, क्लास 2 आ गया, एग्नेंट आ गया, कॉग्नेंट आ गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ गया। लेकिन मेरे को ये अवॉइड करना है, मेरे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, मेरे को अनइक्वल करना है। मेरा एक बच्चा बहुत पैसा कमा रहा है, वो अमेरिका में सेटल्ड है, दूसरा बच्चे के पास कमाने का सोर्स नहीं है, मेरा ध्यान रख रहा है, मुझे उसका ज्यादा प्रोविजन करना है।
मेरी एक बेटी बहुत सुखी है, दूसरी बेटी इतनी सुखी नहीं है, मुझे उसका प्रोविजन करना है। मेरे को मेरे भाई बहनों का भी प्रोविजन करना है, क्यों भाई बहन तो क्लास 1 में आएंगे नहीं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मेरी माँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हिसाब से अगर मेरे को अदर देन लॉ करना है तो मुझे विल बनाना चाहिए कि समझो मेरे 4 बेटे हैं और मेरे चारों फ्लैट है, 4 फ्लैट है और मेरे को एक फ्लैट सबको मिल जाए तो मैं बना के दे सकूंगा। लेकिन अगर मैं विल नहीं बनाया तो हर फ्लैट में चारों बच्चों का हक है, हर बच्चे झगड़ा करेंगे। तो विल बनाने से झगड़ा टंटा ये चीजों का कम हो जाएगा। अभी अपनों को बातें आती है कि विल एग्जैक्टली बनाने का कैसे, क्या प्रिकॉशन लेने की या विल क्या क्या करने का, ये लाइन पे अपन आगे बढ़ते हैं। जब भी मैं हिंदू कहता हूं तो उसके अंदर जैन, बुद्ध, सिख और नॉर्मल अपने ब्राह्मण और सब हिंदू वाले सब लोग आ गए। तो नॉर्मली कोई जैन, बुद्ध और सिख भी पार्ट ऑफ हिंदू ही है। मुस्लिम लॉ सेपरेट है, उसमें भी शिया का अलग है, सुन्नी का अलग है, पारसी लॉ अलग है। क्रिश्चियन लॉ को इंडियन सक्सेशन एक्ट में आ जाता है। जैसे कि अपन हिंदू लोग जो विल नहीं बनाएंगे वो भी इंडियन, जो विल बनाएंगे वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में आते हैं, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी इंडियन सक्सेशन एक्ट में ही कवर होते हैं। क्रिश्चियन लॉ सेपरेट इसका ज्यादा नहीं है। इसके अलावा विल पहली बात तो मरने के बाद ही इफेक्टिव है। मैंने ऐसा नहीं कहा आज विल बना दिया और मेरा सब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और मैं भी 2 दिन में ऊपर जाने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने विल बना दिया तो मैं विल को कभी भी वापस चेंज भी कर सकता हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं उस जगह, उस सब प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं। मेरे मरने के बाद ही विल इफेक्ट में आएगी, उसके बाद ही लगेगी। और विल मैं चेंज भी कर सकता हूं। आज मैंने मेरे एक बेटे को ज्यादा दे दिया, बेटे को लगा बाप ने अभी दे तो दिया है, वो मेरा ध्यान नहीं रखता है, तो आई कैन चेंज द विल। विल अपनों को पूरा मरने, मतलब मैं रोज विल को चेंज कर सकता हूँ, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा लास्ट का विल जो होगा वो विल गिना जाएगा मरने के पहले मैं जो करूंगा। अभी विल कौन कर सकता है? सर आपको खुद को अनम्यूट करिए सर, आपका म्यूट हो गया विमल जी। अभी बराबर सर? हाँ हाँ, सर, आवाज। जस्ट 1 सेकंड पहले बंद हुआ था। हाँ, सॉरी। जो आदमी का दिमाग साउंड है, साउंड माइंड का आदमी ही विल कर सकता है। कोई आदमी पागल है जिसको पागलपन के दौरे आते हैं तो वो आदमी विल नहीं कर सकता है। लेकिन जो पागलपन का दौरा पूरा दिन नहीं रहता है, 4 घंटा रहता है, बाकी 8 घंटा बराबर है, या 8 घंटा पागलपन रहता है, 4 घंटा अच्छा है, और वो 4 घंटा जो अच्छा है उस पीरियड में अगर विल बनाएगा वो विल वैलिड गिनी जाएगी। उसके अलावा एक औरत है जिसकी शादी हो चुकी है या नई शादी हुई है, वो भी विल कर सकती है। लेकिन अगर वो लेडी की शादी नहीं हुई थी और उसने विल बनाया तो निश्चित रूप से माँ बाप को दिया होगा, तो शादी के बाद उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, तो शादी के बाद में वो पहले वाली विल काम नहीं आएगी, उसको नई विल बनानी पड़ेगी। इसके अलावा ए पर्सन, सो साउंड मैरिड वुमन, माइनर बच्चा विल नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक विल के लिए कहा गया है कि जब भी आप बहुत खुश है या बहुत दुखी है वो टाइम विल बनाने का सोचना नहीं चाहिए। जब भी आदमी नॉर्मल माइंड के अंदर है, अपने हिंदी में कहावत है कि जब भी विल बनाते हैं तो सिर के ऊपर बर्फ रखना चाहिए, जबान पे शक्कर रखनी चाहिए और दिल में प्यार हो। जब आपको लगे कि तीनों चीज बराबर चल रही है, जब आप बहुत गुस्से में हैं या बहुत खुश है या बहुत दुखी है, घर में किसका डेथ हो गया है या आपको हॉस्पिटल जा रहे हैं, हार्ट पेशेंट के लिए ऑपरेशन होने वाला है, तो ऐसा वो चीज में आदमी बराबर डिसीजन नहीं ले सकता है। इसके लिए विल बनाने के टाइम एकदम अपना न्यूट्रल दिमाग से करना चाहिए। पर्टिकुलर आदमी से कभी झगड़ा हो गया हो, एक बेटे से झगड़ा हो गया, आधा घंटे बाद विल बनाएंगे तो आप जस्टिस नहीं करेंगे। वाइफ से भी झगड़ा हो क्या आया और अपना आधा घंटे बाद विल बनाएंगे तो उसको वाइफ को जस्टिस नहीं मिलने वाला है। तो शांति से जिस दिन आपको सुबह सुबह लगेगा आज अपना दिमाग एकदम बराबर है, वो दिल ही बनाना, विल बनाने का सोचना चाहिए। एक आदमी जो ड्रिंक करके बैठा है वो टाइम पे भी उसको विल अगर बनाया है तो वैलिड नहीं रहेगी, बिकॉज वो टाइम सोचेगा दिमाग, उसको पूरा दुनिया ही उसका लगता है और उसको वो अलग ही वर्ड के अंदर है, तो वो टाइम भी नहीं बना सकते। बच्चा 18 साल से नीचे का है वो विल नहीं बना सकता है। एक आदमी जो कन्विक्टेड है, लाइक दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इकबाल, वो मिर्ची फिर्ची, दुनिया भर के 30-40 गैंग है, और जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, जो प्रोसेस में है वो विल कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है या गवर्नमेंट उसको देश से बाहर निकाल दिया है, अलग अलग वारंट इशू हो चुके हैं, वैसा आदमी भी विल नहीं बना सकता है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट में अटैच है। गवर्नमेंट अगर वो केस वगैरह हारेंगे तो प्रॉपर्टी बिलोंग टू द गवर्नमेंट ओनली। अगर मैं एक मंदिर में या ट्रस्टी हूं मैं, या बैंक में मैं एक मैनेजर हूं, या मेरा HUF की प्रॉपर्टी है जहां का मैं मैनेजर हूं, तो भी मैं विल नहीं कर सकता हूं उन प्रॉपर्टी का, बिकॉज वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैं एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रहा हूं।
या एज ए मैनेजर ऑफ द बैंक होल्ड कर रहा हूं, या मैं एचयूएफ का ओनर के हिसाब से कर रहा हूं, मैं विल मेरी खुद की प्रॉपर्टी का कर सकता हूं। मैं मेरे बेटे को विल ऐसा नहीं कर सकता हूँ चर्चगेट रजिस्ट्रेशन मेरे एक बेटे को दे दिया, वीटी दूसरे बेटे को दे दिया, बॉम्बे का एयरपोर्ट मेरे तीसरे बेटे को दे दिया, कि वो मेरे है भी नहीं। इसलिए मैं मेरी प्रॉपर्टी का विल कर सकता हूं, दूसरों की प्रॉपर्टी का विल मैं नहीं कर सकता हूं। अगर बहुत बार क्या होता है कि एक आदमी ने विल नहीं बनाया और उसका डेथ हो गया, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पिताजी ने विल बनाया कि नहीं बनाया। वो घर में ढूंढेंगे, दुनिया भर का ढूंढेंगे, और बाद में कभी समझो राइट जगह पे नहीं मिला तो 20 साल बाद विल मिलता भी है। उस सिचुएशन के अंदर अगर आपने विल बनाया है तो जिस आदमी में आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको बच्चों के से या बेटी से या बेटे से या वाइफ से सीक्रेट रखने का है विल का काम, तो जरूरी है नहीं हम उनको बताओ, पर आपका दोस्त, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका एडवोकेट, आपका कोई सोसाइटी का सेक्रेटरी जिसके ऊपर आपको विश्वास है, उसको बोल के जाना चाहिए कि मेरा विल बनाया हुआ है। क्यों मरना तो कभी वो डिसाइड, मरना पक्का है, पर कभी मरना वो तो किसी को मालूम नहीं है। तो इसके लिए एक घर के तो बाद में वो आदमी आपके घर पे फैमिली मेंबर को कह सके कि भाई आपके फादर ने विल बनाया था, वो बैंक के लॉकर में पड़ा है या सॉलिसिटर के ऑफिस में पड़ा है या पेटी के अंदर पड़ा है या इसके अंदर पड़ा है या उसके अंदर पड़ा है, तो बता के रखना चाहिए। अदरवाइज बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को किसी को मालूम होता नहीं है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो समझते विल फादर ने कुछ किया नहीं, और बाद में वो 25 साल बाद विल निकलता है जिसके अंदर ऑल ये स्टोरी है, पर वहां तक बहुत लेट हो चुका है, प्रॉपर्टी बिक चुकी, सब जिसको जिसको मिलनी है उसको मिल चुकी है। इसलिए घर में बताना चाहिए। अब बहुत बार विल मिला तो बच्चे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये विल लास्ट विल है कि नहीं विल है, और बहुत बार अपन रजिस्टर भी नहीं करते हैं, तो लीगली जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन का। लेकिन अगर रजिस्टर किया है तो आपको क्या करना चाहिए, जब विल बनाया नया तो जूना विल फाड़ फूट के फेंक देना चाहिए, क्योंकि 10 विल मिल गया तो हर विल का फिर डेट देखना पड़ेगा, लास्ट विल कौन सा वो देखना पड़ेगा। इसके लिए विल बना के किसी को बता देना चाहिए और जूनी विल फाड़ के फेंक देनी चाहिए, लास्ट विल अपनी 2-4 कॉपी बना के रख लेनी चाहिए। इसके अलावा विल के मेनली फायदा यह है कि समझो मेरे 2 बच्चे हैं, एक अच्छा कर रहा है, दूसरा हैंडीकैप है, उसको संभालने के लिए 4 नौकर चाहिए, और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 4 नौकर। मैं मर जाऊंगा, मेरी वाइफ उसका केयर कर लेगी, पर जब माँ बाप दोनों नहीं रहेंगे तो भाई शायद उतना केयर नहीं करे उनका, या भाई फॉरेन में रहता होवे, तो मैं उसके लिए विल के अंदर एक ट्रस्ट भी बना सकता हूँ। 2 मेरे कॉन्फिडेंस के ट्रस्टी को ले सकता हूँ, उनको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि भाई ट्रस्ट का पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, ये ब्याज से बच्चे का काम चलेगा, और इस तरीके से सब मैं उसमें गाइडलाइन दे सकता हूँ। पहले विल के अंदर अपन 10 ट्रस्ट भी बना सकते थे, लेकिन कुछ सालों पहले रूल पास हुआ कि एक विल में अपना एक ही ट्रस्ट बन सकता है, तो एक फैमिली ट्रस्ट अपन विल में उसको मैं बना सकता हूं। नाउ अभी एक्चुअली आता है, समझो कि मैंने विल नहीं बनाया और मेरे समझो 4 बेटे हैं, एक बेटा क्रिमिनल है, वो आधा टाइम जेल के अंदर ही रहता है, और मैंने विल नहीं बनाया तो साल जेल से जब भी छूट के आएगा माँ बाप से झगड़ा करके 1/4 शेयर लेके ले लेगा, जबकि मेरे को उसको कुछ भी देने का नहीं है, तो मैं विल में ऐसा प्रोविजन कर सकता हूं। अगर कोई आदमी की वाइफ, उसको लगता है कि मेरी वाइफ एडल्ट्रियस है और उसको वाइफ को कुछ भी देने का नहीं है, अगर वो विल नहीं बनाएगा तो वाइफ का भी इक्वल शेयर उसको मिल जाएगा। इसके हिसाब से ये आप विल बनाएंगे तो ही आपको रहेगा। विल नहीं बनाने का एक नुकसान एक ही है कि साइकोलॉजिकली आदमी को लग सकता है कि भाई अभी अपना सब काम पट गया, अभी विल बना दिया अपन ने, अभी ऊपर जाने का तैयारी करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर एक्चुअली 90 ईयर का आदमी भी इमीडिएट नहीं जावे और 25 साल का बच्चा भी चला जावे। इसलिए विल ऐसे नॉर्मल कोर्स में बनाने का कोई एज नहीं है, लेकिन एक बना के सेफ्टी के लिए रखना चाहिए, और जब भी सिचुएशन चेंज हो गई वो फाड़ के फेंक दो, नया बना दो। इसके अलावा अभी विल में हाउ टू प्रिपेयर, विल बनाना कैसे। फर्स्ट आइटम तो विल हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, ओरल विल नहीं चलता है। मैं ओरली 2 दोस्त के सामने कह दूं कि मेरी प्रॉपर्टी में इस तरीके से बांट देना, ये बेटे को रख देना, ये बेटी को देना, मेरी वाइफ को देना, और मेरा डेथ हो जाता है वो टाइम पे, ऐसा कोई विल वैलिड नहीं है। ये खाली 2 जगह ही वैलिड है। एक तो है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जब भी वॉर चल रहा है चाहे चाइना से या पाकिस्तान से या कैसा भी, और वो टाइम अभी आर्मी के आदमी को लगता है कि अभी उसका एंड आ गया है, वो अभी बचने वाला नहीं है, और वो अपने 2 दोस्तों के सामने कह देता है कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है या मेरा प्रोविडेंट फंड अकाउंट या पेंशन या जो भी है, इस तरीके से मेरे मरने के बाद देना, मेरे भाई को देना या माँ को देना या जो भी जैसा सिस्टम बोलेगा। और वो दोनों दोस्त 7 दिन में एक डिक्लेरेशन बना के साइन करके वो देंगे, तो वो उसका
ओरल विल भी चलेगा। लेकिन उस आदमी का ओरल विल उसने कर दिया दो आदमी उसके सामने, और बाद में ये मालूम पड़ा कि उसने रिटर्न विल भी किया था और वो निकल गया, तो रिटर्न विल बी मोर फोर्सेबल देन दी ओरल विल। फिर ओरल विल का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। लेकिन उसने ओरल विल तो कर दिया, लेकिन वो बाद में एक्सीडेंट हुआ, उसका गाड़ी में उसको लगा, और उसके बाद में 2-4 महीने में वो रिकवरी होके वापस काम आदमी हो गया बराबर, तो भी वो विल कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वो आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में उसकी डेथ हो जाती है और उसने कोई पहले विल नहीं किया है और दो दोस्तों के सामने वो विल करता है, ओरल विल, और दोनों दोस्त उसको डिक्लेरेशन फॉर्म में कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू ओरल विल चल सकता है। दूसरा, मुस्लिम आदमी मरने के पहले 2 विटनेस के सामने ओरल विल कर सकता है, लेकिन उधर रेस्ट्रिक्शन है कि वो मुस्लिम के पास जो प्रॉपर्टी है वो 1/3 एसेट का ही विल कर सकता है, पूरा प्रॉपर्टी का विल नहीं कर सकता है। अपना 1/3 एसेट का वो आदमी विल कर सकता है, क्योंकि 2/3 तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से जाएगा। लेकिन अगर वो विल में पहली लाइन में लिखेगा आई एम मेकिंग दिस विल अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, तो फिर वो उसका वो 2/3 मुस्लिम लॉ नहीं लगेगा और वो अपनी मर्जी से जैसा बांटना होगा बांट सकता है। लेकिन पहली लाइन उसको लिखना जरूरी है। ये पहली लाइन नहीं लिखेगा तो उसका विल खाली 1/3 प्रॉपर्टी का होगा और 2/3 मुस्लिम लॉ के हिसाब से जाएगा। और वो 2/3 में उनका रूल क्या है कि मेल आदमी को, जो पुरुष है, उसको डबल मिलता है एज कम्पेयर टू लेडी। समझो मेरे को एक वाइफ और मेरे एक ही बच्चा है, लड़का है, तो लड़के को 2 भाग मिलेगा, वाइफ को 1 मिलेगा। 2 डॉटर है और 2 सन है, तो डॉटर को और वाइफ को मिलके उसको 1/3 मिलेगा और बेटे को पूरा 1/3 मिलेगा और दूसरे बेटे को भी 1/3 मिलेगा। तो मेल विल गेट डबल देन दी फीमेल। इसके अलावा विल बनाने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, आपको इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। विल कोई स्टाम्प पेपर पे भी जरूरी नहीं है, आप प्लेन पेपर पे बना सकते हैं। और मैं बिल्कुल सिंपल है, एक समझो 5 ही साथी पास आज भी इमीडिएटली विल बना सकता है। और उसको क्या करने का है, क्या जरूरी है उसको विल बनाने के लिए। एक तो समझो मुझे मेरा विल बनाना है, तो मैं एक प्लेन अच्छा कागज लूंगा, जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ूंगा, ओवर राइटिंग नहीं करूंगा, सिंपल हैंड राइटिंग में मैं लिख सकता हूं और मेरे को टाइपिंग आता है तो मैं टाइप भी कर सकता हूं कंप्यूटर में। सबसे पहले मेरे को मेरा खुद का नाम, मेरा एड्रेस, मेरा उम्र पूरा मेरे को अच्छी तरह से एक पैराग्राफ में लिखने का है। फिर मेरे को लिखने का है कि आज के पहले भी मैंने विल बनाई होगी, वो सब मैं कैंसिल करता हूं और ये लास्ट मेरा विल है, ऐसा लिखा जाता है हर विल के अंदर। उसके बाद मुझे उसका मेरे रिलेटिव के नाम लिखने हैं, मेरा वाइफ, मेरा बेटे, मेरी बेटियां, बस ये नाम मेरे को लिखना चाहिए। कि कोई भी बच्चा बेटा बेटी का नाम मैं भूल गया कोई कारण से, तो जिसका नाम नहीं लिखा है वो कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है कि मेरा फादर वो टाइम मेंटल पीस में नहीं था और मेरा उसका बेटा हूं और मेरा नाम भी भूल गया वो, तो अब वो बेटा मेरे घर से अलग रहता है, मैं अलग कर चुका हूं उसको, तो भी उसका नाम मुझे एक बार लिखने का है। मैं उसको पैसा दूं नहीं दूं मेरी मर्जी की बात है, लेकिन उसका नाम मुझे लिखने का है। इसके बाद नाम लिखने के बाद मेरे को यह सोचने का है कि मेरे पास में है क्या। इमूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट बना लेता हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी की बना लेता हूँ। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, आज मेरे पास एफडीआर समझो 1 करोड़ रुपए का है, कल 10 करोड़ भी हो सकता है और कल 10 लाख भी नहीं रह सकता है आज। तो इसके लिए मैं आइटम को आइडेंटिफाई कर दूं, एफडीआर विद बैंक ऑफ इंडिया, सेविंग अकाउंट विद सो एंड सो, ज्वेलरी, आज ज्वेलरी ज्यादा कम हो सकती है, ज्वेलरी लाइंग इन लॉकर नंबर सो एंड सो, या ज्वेलरी एज पर वेल्थ टैक्स रिकॉर्ड, लोन गिवन टू वेरियस पार्टीज, मैं ये फर्म के अंदर पार्टनर हूं, मैं ये फर्म के अंदर डायरेक्टर हूं कंपनियों में, ये कंपनियों को शेयर्स मेरे पास है, या शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। ऐसे मैं आइटम को आइडेंटिफाई कर लूं कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा और जिसको भी मैं एग्जीक्यूटर बना के जाऊंगा वो बेचारा ढूंढेगा किधर के मेरे पास में है क्या, तो मेरा वहां पे एक आइटम आइडेंटिफाई हो जाए। और जो मेरी प्रॉपर्टियां है, मेरे पास फ्लैट हो सकता है, ऑफिस हो सकती है, मार्केट में शॉप हो सकती है, इंडस्ट्रियल गाला हो सकता है, ओपन प्लॉट हो सकता है, बॉम्बे में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, कि महाराष्ट्र में और किधर भी हो सकता है। तो ये मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर देने का है। उसका ज्यादा एरिया और कितना रुपया मैं लिया था और कभी लिया था वो लिखने की जरूरत नहीं है, पर फ्लैट नंबर सो एंड सो, ये फ्लोर के ऊपर, ये बिल्डिंग में, ये रोड पे सिचुएटेड है, बंबई में कि नासिक में, जहां पे भी है, वो मुझे अनजान आदमी भी मेरा विल पढ़ के उस जगह पे पहुंच जावे। तो मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी का लिस्ट बना दिया मैंने, मूवेबल प्रॉपर्टी का बना दिया। अभी ये तो सब हो गया, मेरे पास क्या है वो आ गया, मेरे रिश्तेदार कौन है वो आ गए, मैं कौन हूं वो मेरा नाम एड्रेस एज आ गया, लेकिन ये दुनियादारी करेगा कौन, तो मैं उसके अंदर अभी मेरे को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर मेरे को मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है और मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं उसको सब्सटेंशियल चीज दे रहा हूं, तो मेरे वाइफ को एग्जीक्यूटर बना सकता हूँ, बेटे को बना सकता हूँ, बेटी को बना सकता हूँ,
लेकिन मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी के हाथ में आएगा, वो खा जाएगा और बांटेगा ही नहीं, वाइफ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर मैं उसको मेरे बाहर का दोस्त, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सॉलिसिटर, बैंक, मैं किसी को भी एग्जीक्यूटिव बना सकता हूँ। अगर मैंने इंडिविजुअल आदमी, और ज्यादा करके ट्राई करना चाहिए कि जिसको मैंने एग्जीक्यूटिव बनाया वो अपने से कम 10-15 साल छोटा हो। लेकिन अभी मरना तो छोटा भी मर सकता है, बहुत बार ऐसा में होता है, मैं विल बनाता हूँ, क्लाइंट का एग्जीक्यूटिव रखता हूँ और बाद में वो क्लाइंट आता है 2 महीने बाद, विमल भाई जिसको एग्जीक्यूटिव रखा था वो तो डेथ हो गया उसका। तो मैं आजकल हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं ये मिस्टर सो एंड सो विल बी एग्जीक्यूटिव। अगर मेरे मरने के पहले वो प्री डिसीज हो गया तो सेकंड एग्जीक्यूटिव विल बी लाइक दिस, तो ऐसा करके डाल देना चाहिए। अगर मैंने एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं किया है तो मेरे जितने भी बेनिफिशियरी है विल के अंदर, मेरा बेटा, बेटी, वाइफ, बेनिफिशियरी, नॉट मेरे फैमिली मेंबर, जिसको मैंने विल में दिया होगा वो सब लोग ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। अभी उनका आपस में प्रेम अच्छा है तो और अच्छा है, जगह पे पैसा भी उनको ही लेने का है और एग्जीक्यूटिव ही वही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका आपस में रिलेशन अच्छा नहीं है तो झगड़ा टंटा चालू हो जाएगा। इसके लिए बाहर का एग्जीक्यूटिव रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मेरे को एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने का है। अभी इसके बाद में मुझे एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने के बाद में मुझे ये डिसाइड करना किसको क्या देने का है मेरे को। अभी मेरे को लगता है कि सब कुछ मुझे मेरी वाइफ को दे देने का है और मेरे मरने के बाद में मेरी वाइफ विल करेगी जो उसको करने की है। और अगर मेरी वाइफ मेरे पहले से मर गई तो मेरे बच्चों को जिस प्रपोर्शन में मुझे देने का है वो मैं लिख सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी वाइफ के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, बच्चों को केयर करना है तो मैं बच्चों को दे सकता हूँ। लेकिन इसमें अगर मैं सबको इक्वल दे रहा हूँ तो वापस झगड़ा होगा। एक मकान में चारों का हक रहेंगे, अगर 4 मेरे बच्चे हैं तो मैं कह सकता हूँ ये मकान इसको जाएगा, ये मकान इसको जाएगा, ये इसको जाएगा, ये इसको जाएगा। अगर समझो मेरे मकान 2 है, बच्चे 4 हैं तो 2 आदमी को मकान दे दिया, बाकी का पैसा 2 बच्चों को दे सकता हूँ। और मेरे पास 2 बच्चों को देने के लिए कुछ है भी नहीं तो उस बच्चों को दे सकता हूँ भाई ये मकान का वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिनने का, ये दोनों बच्चों में से जो लेना चाहेगा वो लेगा और बाकी को इतना पैसा दे देगा। और अगर वो पैसा देने की पोजीशन में नहीं है तो मकान को बेच देंगे, दोनों को आधा पैसा आ जाएगा और दोनों अपना अपना मकान ले लेंगे। ये सब डायरेक्शन में विल के अंदर दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सबको इक्वल जैसा करीब करीब दे रहा हूं तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने समझो किसी को, एक बेटा मेरा अलग हो गया, उसको ऑलरेडी मैंने बिजनेस, मकान सब सेपरेट दे दिया तो उसको मैं आज नहीं दे रहा हूं या बहुत कम दे रहा हूं, टोकन पैसा दे रहा हूं, तो मुझे विल में लिखना चाहिए कि इसको मैं कम क्यों दे रहा हूं। अगर मैं किसी को ज्यादा दे रहा हूं, समझो एक मेरी डॉटर है उसकी शादी नहीं हुई है और दूसरी डॉटर है जिसकी शादी हो चुकी है, तो जिसकी शादी हो चुकी है उसके शादी के टाइम मैंने उसका खर्चा कर दिया, उसको सामान दे दिया, जो देना था दे दिया, उसको भी मैं थोड़ा बहुत दे रहा हूँ। पर जो बेटी की शादी नहीं हुई, जो मेरे साथ रहती है, उसको मुझे ज्यादा देने का है। तो मेरे को लिखना चाहिए कि उस डॉक्टर की शादी हो चुकी है इसके लिए मैं उसको कम दे रहा हूँ और ये डॉक्टर की शादी नहीं हुई है इसके लिए मैं इसको ज्यादा दे रहा हूँ। तो किसी को अगर कम दे रहे हैं तो भी अपनों को एक्सप्लेन करना चाहिए और किसी को ज्यादा दे रहे हैं तो भी एक्सप्लेन करना चाहिए, तो बाद में झगड़े का चांसेस उनका खत्म हो जाएगा, नहीं तो आपस में झगड़ा करते रहेंगे। फिर उसके बाद में मेरे को हर पेज में साइन करना है और लास्ट पेज पे भी पूरा सिग्नेचर करना है। विटनेस जो 2 आदमी होंगे वो आदमियों को लास्ट पे पूरा साइन करना है। हर पेज पे अगर वो इनिशियल करे तो अच्छी बात है। और मेरा उसमें फोटो लगाने का है, थंब इंप्रेशन लगाने का है। आदमी है तो लेफ्ट इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन रहेगा, लेडी का राइट हैंड रहेगा। और दोनों विटनेस का अगर जो आईडी प्रूफ है तो, क्योंकि विटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, कल कोई भी डिस्प्यूट खड़ा हो गया तो कोर्ट में विटनेस को आना पड़ेगा। अभी वो दिन विटनेस का डेथ हो गया तो अलग बात है, अगर विटनेस जिंदा है तो विटनेस को आना पड़ेगा। इसलिए विटनेस भी ज्यादा करके यंग आदमी लेना चाहिए, उसमें एक प्रिफरेबली एक डॉक्टर है तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो विटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत बार तो क्या होता है, आदमी ड्राइवर का या सर्वेंट का विटनेस ले लेता है और वो नौकरी छोड़ के चला गया और विल में झगड़ा होता है तो वो मिलता भी नहीं है, क्योंकि विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। विटनेस को ये जानना जरूरी नहीं है कि विल में क्या लिखा है, विटनेस को ये जानना जरूरी है कि इस आदमी ने विटनेस के सामने साइन किया है। तो दोनों विटनेस और वो आदमी, विल बनाने वाले, तीनों एक टेबल पे बैठ के एक टाइम पे साइन करने चाहिए और मोबाइल से 1-2 फोटो भी खींच लेने चाहिए। तो कल कोई आदमी ये ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सके कि विटनेस के सामने इसने साइन नहीं किया है। समझो दोनों विटनेस एक जगह पॉसिबल नहीं है तो एक विटनेस को आप बैठाओ और ये आदमी अपना साइन कर देगा, विटनेस का साइन भी ले लिया। उसके बाद में दूसरे विटनेस के सामने ये आदमी वापस साइन करेगा सेम चीज को, डबल साइन होंगे और फिर 2 विटनेस अलग अलग जगह पे होंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन बेटर ये रहेगा कि तीनों आदमी एक ही जगह मिलके एक साथ साइन कर लेवे और एक फोटो खींच के साथ में स्टेपल कर देवे।
तो ये हिसाब से इसका सिग्नेचर विटनेस का हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। इसके बाद अभी मेन बात आती है कि कितने टाइप की विल होती है। विल ऐसे 7-8 तरह की है, जो पर मैं आपको 1-1 मिनट में सब बता दूंगा, पर मेन जो पॉपुलर विल है उसमें थोड़ा 2 मिनट ज्यादा बताऊंगा। अभी विल का सबसे बड़ा सिस्टम है प्रिविलेज विल। प्रिविलेज विल मैंने बताया आर्मी में होती है, जहां पे राइटिंग में जरूरी नहीं है, ओरल हो सकती है। आप और मैं जो विल बनाते हैं उसको कहते हैं अनप्रिविलेज विल। अनप्रिविलेज विल मतलब अपने को राइटिंग में ही करना है, जो मैंने अभी तक आपको बताया। विल के अंदर मेरा साइन होगा, मेरे रिलेटिव नाम के लिखे जाएंगे, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, मेरे को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करने का है, किसको क्या जाएगा वो मुझे आइडेंटिफाई करने का है, एनेक्शन बना के ये चीज इसको वाइफ को जाएगी, ये बेटे को जाएगी, ये बेटी को जाएगी, आज के बाद में और कुछ खरीदूंगा तो वो ऐसे होएगी, वो सब मेरे को इसमें डालने का है। और 2 विटनेस का साइन लेने का है, मेरे को मेरा साइन लेना है, मेरा फोटो भी लगाने का है, मेरे को थंब इंप्रेशन भी डालने का है। उसको कहते हैं अपन अनप्रिविलेज विल। दूसरा विल तो होता है कंडीशनल विल। अब कंडीशनल विल में कैसे है, मैं मेरे बेटे को पैसा दे रहा हूं उसमें प्रॉपर्टी, और ये कंडीशन के साथ दे रहा हूं कि मेरी वाइफ का पूरा ध्यान रखेगा, या मेरी वाइफ को मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं, ये कंडीशन डालता हूं कि वो मेरी माँ का ध्यान रखेगी, तो वो ध्यान रखेगी तो उसको मिलेगा। बेटा मेरी वाइफ का ध्यान रखेगा तो उसको मिलेगा, या बेटे को मैं कंडीशन डालता हूं कि मेरी माँ का वो ध्यान रखेगा तो मिलेगा। सो इट्स कंडीशनल है, ये कंडीशन वैलिड कंडीशन है। लेकिन अगर मैंने कोई इलीगल कंडीशन डाल दी कि मेरा इतना रुपया मेरे ये दोस्त को मिलेगा प्रोवाइडेड वो उस दोस्त का मर्डर करेगा, तो इलीगल कंडीशन वैलिड नहीं है। लीगल कंडीशन में डाल सकता हूं जो कि वैलिड है लॉ के अंदर, जिसको कहते हैं कंडीशनल विल। एक होता है जॉइंट विल। हस्बैंड या वाइफ या 2 भाई मिलके विल बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं भाई हमारी मेरी प्रॉपर्टियां ये है, मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी ये है, और हमारे दोनों के मरने के बाद ये विल इफेक्टिव आएगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक आदमी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी उसको जाएगी नहीं जिसको जानी चाहिए, दोनों की डेथ हो जाएगी। और विल में अगर समझो मैंने प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की है, मेरी वाइफ ने उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की है, तो दोनों प्रॉपर्टी मरने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आजकल ये विल तो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्यों? बिकॉज मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद मैं जिसको चाहता हूँ उसको डिवाइड भी नहीं हो सकती जब तक मेरी वाइफ की डेथ नहीं होती है। तो सब आदमी मेरे वाइफ का डेथ होने का वेट करेंगे, इसके लिए ये पॉपुलर अभी नहीं है इतनी, बट जॉइंट विल भी होती थी। इसके अलावा ये विल है बाय 2 और मोर टेस्टेटर। इसमें क्या होता है, विल तो कंबाइन करते हैं, मैंने मेरा विल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बना दिया, मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ वो सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और मेरे वाइफ की डेथ के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो विल तो एक है, लेकिन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप से हो सकता है। लेकिन मैंने विल में ये लिखा है कि मेरे मरने के बाद सब मेरे वाइफ को ही जाएगा, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट की बात ही नहीं आएगी, सब मेरे वाइफ को मिल जाएगा। या मेरी वाइफ ने लिखा उसकी डेथ के बाद मेरे को आ जाएगा, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं 2 पर्सन मेक ए जॉइंट विल। जॉइंट विल जैसा ही करीब करीब है। अभी आता है म्यूचुअल विल, जो बहुत पॉपुलर है। हस्बैंड अपना विल बनाता है और सब कुछ वाइफ को दे देता है, और साथ में कंडीशन डालता है कि वाइफ की अगर डेथ हो गई तो उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ऐसा कहता वाइफ भी कंडीशन डालती है कि उसका डेथ हो गया तो वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो म्यूचुअल विल है, वो काफी आज के दिन में वो पॉपुलर है। इसके बाद डुप्लीकेट विल। आजकल अपन विल जब रजिस्टर करते हैं तो वहां से अपने को एक सीडी मिलती है। अब 10-15 कॉपी, जितनी आपको कॉपी निकालनी आप कॉपी निकाल सकते हैं और अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। तो एक ही विल की बहुत सारी कॉपियां है, उसको कहते हैं डुप्लीकेट विल। अभी विल रखना कहाँ, आप बैंक लॉकर में रख सकते हैं, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, एस्क्रो अकाउंट के अंदर, वो घर वालों को बोल सकते हैं। तो इस तरीके से विल आप रख सकते हैं। दूसरी होते हैं कंकरेंट विल। कंकरेंट विल मतलब क्या, कि मेरा फॉरेन में भी प्रॉपर्टियां है, इंडिया में भी प्रॉपर्टी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। क्वेश्चन आता है क्या मैं इंडिया में अलग अलग स्टेट का अलग अलग विल कर सकता हूं? नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सब प्रॉपर्टी का मेरा एक ही विल होगा। लेकिन मेरी जो प्रॉपर्टी फॉरेन में है, समझो यूएसए में है, यूके में है, दुबई में है, उसमें मैं अलग अलग कंट्री का अलग अलग विल कर सकता हूं, क्योंकि यूके का लॉ अलग होगा, यूएसए का अलग है, दुबई का अलग है, इंडिया का अलग है। और मैंने समझो पूरे वर्ल्ड की एक ही विल बना सकता हूं लीगली। तो क्या होगा, मेरे को जब प्रोबेट लेने जाऊंगा, जो मैं आपको थोड़ा टाइम में बाद में बताऊंगा, तो मेरी विल हाईकोर्ट में डिपॉजिट हो जाएगी, फिर मेरे को वापस मिलेगी नहीं कभी। और अमेरिका में मेरे को अगर प्रोबेट लेना है तो मेरे पास ओरिजिनल विल तो है ही नहीं, वो तो इंडिया में कोर्ट में चली गई, जो वापस मिलने वाली नहीं है। तो इस हिसाब से हर अलग अलग कंट्री का मैं अलग अलग विल कर दूं और इंडिया का एक कंबाइंड विल कर दूं, तो वो विल भी पॉसिबल है। उसको 2 विल बनाने के उसको लोग कहते हैं कंकरेंट विल। एक होता है बोगस विल। बोगस विल मतलब क्या हुआ, समझो मेरा समझो मेरा ऑपरेशन होने वाला है हार्ट का,
और वो टाइम डॉक्टर आके बोलता है मेरे नाम पे विल करो, नहीं तो तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेगा, या मेरा सुप्रीम कोर्ट में हाइट है और मैं एडवोकेट आके दमदाटी करता है मेरा विल बनाओ, और वो प्रेशर में मैं विल अगर करता हूँ तो गलत है। या जो मेरे डॉटर इन लॉ मेरे सामने आती है, बोलता है मेरे नाम से बिल करो, अभी कभी मैं सुसाइड करती हूँ से, तो उस प्रेशर में मैं अगर साइन करता हूँ, या अगर दाऊद इब्राहिम का एजेंट मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है साइन करो, अभी कभी बंदूक का नोक बक्का के, और मैं साइन करता हूँ और बाद में मैं प्रूव करूंगा एफिडेविट फाइल करके, तो वो विल इनवैलिड है, इलीगल है, बैड इन लॉ, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको कहते हैं बोगस विल। एक बोगस विल बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके से भी होती है, जो हकीकत में मेरे यहाँ हुई थी बीच में। हमारा एक क्लाइंट था, उसके पास में 20-30 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। उसके पास में क्या हुआ, उसने एक शादी की थी पहले, उसके बाद 3 डॉटर थी और एक बेटा था। उसके बाद में उसकी सेक्रेटरी उसके साथ काफी अफेयर्स में थी, तो वो शादी नहीं की थी पर उसके साथ ही रहती थी, और ये आदमी भी उस लेडी के साथ ही रहते थे। उससे भी उसको एक बच्ची हो गई, तो उसने बाद में क्या किया, 2 विल एक विल बनाई जिसमें आधा प्रॉपर्टी और उसी की पहले वाली वाइफ की डेथ हो गई मीन टाइम, तो उसकी 3 बच्चियां और एक बेटा था, और तीनों बच्चियां वेल सेटल्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने क्या किया, 50% इसको दिया, 50% दूसरी फैमिली को दिया, तो 100% हो गया उसका। उसने साइन भी किया, बट उसने 2 विटनेस का साइन नहीं लिया। मरने के बाद विल निकाली गई, 2 विटनेस का साइन थे नहीं, वो विल इनवैलिड गिनी गई, और अभी वो हिंदू लॉ के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हिंदू लॉ के डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है, ये 3 डॉटर और एक लड़का पहली वाइफ का है, ये लड़की इसकी सेकंड लेडी से है, लेकिन वो लेडी लीगल शादी नहीं की है, जो उसका कोई हक नहीं है, और ये बेटी का हक है, तो 4 + 1 5 हो गए, तो हर एक को अभी 20-20% मिलेगा, जबकि विल में उसका खुला लिखा 50%, बट विटनेस का साइन नहीं लिया है। तो विटनेस का साइन इतना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने विटनेस का साइन नहीं लिया, बाकी सब रीति रिवाज कर दिया, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपने एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया, वो चलेगा, बिकॉज एग्जीक्यूटर तो सब बेनिफिशियरी मिलके हो जाएंगे, लेकिन विटनेस होना बहुत बहुत जरूरी है। एक कहते हैं होलोग्राफ विल। होलोग्राफ मतलब हाथ की लिखी हुई विल, टाइप की हुई नहीं है, लेकिन होलोग्राफ विल कभी बनाना चाहिए हाथ से लिखे जब आपका हैंडराइटिंग क्लियर हो गए। बहुत सारे आदमी होते हैं लिखते हैं और खुद भी नहीं पढ़ सकते क्या लिखा, तो ऐसा राइटिंग होगा तो फिर कुछ फायदा नहीं है, टाइप ही करना चाहिए। अदरवाइज अच्छा हैंडराइटिंग है, आप हाथ से भी लिख सकते हैं, किसको बताने की भी जरूरत नहीं है, सीक्रेट है। आप तकिए के नीचे लगा के सो जाओ आराम से, या कपड़ों के बीच में रख लो, लेकिन जिस दिन मेरा 100 साल पूरा होगा तो मिलना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटर सब दुनियादारी करेगा और उसके साथ। अच्छा, विल में मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूं कि विल की कैसे मतलब है, इंपॉर्टेंस है एक। और विल कौन कर सकता है, एग्जांपल से जल्दी टाइम बच जाएगा। ग्वालियर महाराजा में जियाजी राव सिंधिया करके महाराजा था, इसका मेरे ख्याल से 1948 या 49 में डेथ हुआ था। अभी जो महाराजा है जो ग्वालियर के, उसके दादाजी माधवराव सिंधिया उसके बेटे थे। जब भी वो महाराजा का डेथ हुआ तो वो टाइम उसकी 4 बेटियां थी, जो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर भी रहे सिंधिया, और माधवराव सिंधिया उसके बेटे थे, माइनर थे 1947 में। तो माँ थी विजयाराजे सिंधिया, जो ये स्वतंत्र पार्टी की बड़ी लीडर थी और बीजेपी में काफी एक्टिव थी, बाद में डेथ हो गई। तो एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने महाराजा की एचयूएफ थी, अब ये बच्चे माइनर थे, तो माँ ही सब कुछ हैंडल करती थी। तो महाराजा का एचयूएफ भी था, जियाजी राव सिंधिया एचयूएफ, तो उसमें अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद क्योंकि महाराजा, ग्वालियर महाराजा, जयपुर महाराजा, ये पैसे वाले गिने जाते थे, बिकॉज अकबर बादशाह के टाइम पे ये इनके अच्छे रिलेशन में थे। महाराणा प्रताप और जोधपुर महाराजा उनके थोड़े अगेंस्ट में थे। तो जो भी अकबर जो जमीन जीतता था लड़ाई करके, तो क्या होता था, जमीन तो अकबर को जाती थी और पैसा इन महाराजाओं को मिलता था, तो बहुत पैसे वाले थे ये लोग। तो उन्होंने क्या किया, जब भी महारानी हैंडल कर रही थी राजमाता, बाद में 1976 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उसने इमरजेंसी लाई तो उसने महारानी को अंदर कर दिया, राजमाता को, और माधवराव सिंधिया इंडिया छोड़ के भाग के चले गए। जब माधवराव सिंधिया वापस इंडिया में आए तो राजीव गांधी के दोस्त बन गए, और दोस्त बने और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो माँ को भी अच्छा नहीं लगा और चारों बहनों को भी अच्छा नहीं लगा, घर में काफी झगड़ा बढ़ गया। बढ़ा तो इतना बढ़ा कि एक दूसरे ने 100 केस कर डाले। तो राजमाता ने बिल बनाया महाराजा की एचयूएफ प्रॉपर्टी का, और चारों डॉक्टर को इक्वल दे दिया। जब राजमाता की डेथ हो गई तो महाराणा माधवराव सिंधिया ने माँ पे केस किया कि भाई ये तो एचयूएफ प्रॉपर्टी थी, माँ उसका बिल नहीं कर सकती है, और नॉर्मल कोर्स में माँ को हमने अलाउ किया साइन करने के लिए, अदरवाइज तो मैं तो मेल मेंबर तो मैं था फैमिली का, मैं करता हूँ, आई वाज द एल्डेस्ट मेंबर, और मैं जब 18 साल 21 साल का हो जाता हूँ तो मुझे मैं कर्ता बनाना चाहिए था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला यस,
एचओएफ प्रॉपर्टी का विल नहीं हो सकता है, और बाद में हिंदू लॉ के हिसाब से पार्टीशन किया गया एचओएफ का, और सबको माँ को चारों बहनों को और महाराजा को सबको इक्वल शेयर मिला। तो मेरा कहने का मतलब क्या है शॉर्ट में, कि मैं मेरे प्रॉपर्टी का विल कर सकता हूँ, दूसरे के प्रॉपर्टी का नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं मेरी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आप एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये अपने कलकत्ता में एक बिड़ला फैमिली में एक फैमिली थी, उनके बच्चा बच्चे नहीं था, मतलब घनश्याम जादी बिड़ला के भाई का बेटा। तो वो वहां पे बिड़ला जी के पास 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और उनकी वाइफ के पास 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उनको बेटा बेटी कोई भी नहीं था। तो जब बिड़ला जी ने विल किया था तो एवरीथिंग अपने वाइफ को दिया था, उनकी वाइफ ने विल में एवरीथिंग बिड़ला जी को दिया। तो बिड़ला जी की एक दिन डेथ हो गई, तो वाइफ को 10,000 करोड़ रुपया मिल गया बिड़ला जी की विल से। तो 3,000 तो उनके पास खुद के पास था, 10,000 और मिल गया, और बिड़ला कंपनी को जो शेयर्स वगैरह जो भी पैसा था वो सब ट्रांसफर हो गया वाइफ के नाम पे। इनका एक लोटा जी करके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो लेडी से काफी नीरज थे, पूरा घर का फाइनेंस वगैरह वही संभालते थे, काफी एक्टिव थे। तो उन्होंने क्या किया, बिड़ला जी की वाइफ ने एक विल कर दिया लोढ़ा जी के नाम पे। अभी लोढ़ा जी को मालूम है 13,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, शांति से तो मिलेगी नहीं, तो उन्होंने जो जो केयर करना था सब किया। घर पे विल बनाया तो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया। 2 उनके कॉन्फिडेंस के आदमी थे, मतलब बिड़ला जी की वाइफ के, उनका विटनेस लिया और पूरा रजिस्ट्रेशन में गए तो पूरा रिकॉर्डिंग करते गए। रजिस्ट्रार में स्पेशल परमिशन लिया वीडियो रिकॉर्डिंग का, वो भी रिकॉर्डिंग किया। और एक दिन राजमाता का डेथ हो गया और उसका बिड़ला जी की वाइफ का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद ये लोढ़ा जी ने बिड़ला की कंपनियों में लेटर लिखे, भाई ये बिल मेरे नाम पे और मेरे नाम पे ट्रांसफर करो। तो बिड़ला फैमिली ने ऑब्जेक्शन लिया और बिड़ला फैमिली ने कहा हमारा बिड़ला का ट्रेडिशन है कि कभी किसी का डेथ हो जाता है तो उसके पैसा चैरिटी में जाता है, बिड़ला चैरिटी, जो एजुकेशन मेडिकल उसमें काम आता है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, दोनों वकीलों ने, बड़े बड़े वकील रखे गए दोनों ग्रुप ने, बिड़ला जी ने और लोढ़ा जी ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो लेडी की प्रॉपर्टी थी, अभी वो चैरिटी में देवे कि लोढ़ा जी को देवे या रास्ते में फेंक देवे या जो कुछ करे वो उसके हाथ में था। फैमिली का ट्रेडिशन उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं हो जाता है। और लोढ़ा जी जीत गए, 13,000 करोड़ का प्रॉपर्टी उनको मिला। लेकिन नसीब उनका भी खराब था, उनके नसीब में भी वो 13,000 नहीं था। वो जब केस जीत के आए तो 15-20 दिन में लोढ़ा जी की खुद की डेथ हो गई। तो उनके 2 बच्चे हैं, उनको वो पूरा पैसा मिला। तो मेरा कहने का मतलब है कि विल के अंदर मैं मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटा बेटी वाइफ किसी को भी नहीं दूं। मैं मेरे दूसरे बाहर जाके गर्लफ्रेंड को भी दे सकता हूँ, चेक भी कर सकता हूँ, मदर को भी दे सकता हूँ, भाई को भी दे सकता हूँ, मामा काका काकी किसी को भी दे सकता हूँ। उसमें कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं आता है। दैट व्हाट आई वांट टू कन्वे। इसकी यहाँ पे मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बताता हूँ सबके लिए कि अपन क्या बहुत बार इमोशनल हो जाता है कि अपना है क्या आगे पीछे, बच्चा बच्ची तो है, इनको ही तो जाएगा मरने के बाद, आज ही दे देवे। लेकिन अगर अपने पास में बहुत पैसा है तो बेटा बेटी को आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास में लिमिटेड पैसा है, रहने का एक ही मकान है, एक ही ऑफिस है, 1-2 गाड़ी है, 2-5 करोड़ रुपए का ही आपके पास है बैंक बैलेंस है जो आपको कभी भी इमरजेंसी में लग सकता है, तो अपने जिंदा कभी बच्चों को कुछ देने का नहीं है। हाँ, खर्चे जितना पैसा दो, अब उनको बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, रहने को मकान दे दिया, ऑफिस दे दिया, तभी तो वो भी तो अपने आप पे कमाएगा कि अपने ऊपर ही डिपेंड रहेगा पूरा। तो उसको लाइफ टाइम में मत दो, मरने के बाद विल कर दो। क्योंकि मैं आपको 2 एग्जांपल ऐसे बताता हूं कि किसी ने दे दिया तो क्या प्रॉब्लम हुई। एक कमल पर सिंघानिया करके एक आदमी थे, उनका बेटा था, बड़ा बेटा तो घर से अलग ही रहता था बहुत बिगनी में, और छोटा बेटा था गौतम सिंघानिया जो उनके साथ रहता था। और बड़ा बेटे को तो पैसा उन्होंने दे दिया था, पर छोटे बेटे का ने बाप ने बोला, तो एक दिन ऐसा घर में डिस्कशन हुआ कि बाप अपने छोटे बेटे को पूरा पैसा दे देता है और बाप को छोटा बेटा एक मकान प्रोवाइड करेगा, एक गाड़ी ड्राइवर प्रोवाइड करेगा, महीने का 2-5 लाख रुपया प्रोवाइड करेगा, और बाकी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेटे को दे दिया उसने। अभी बेटे की नीयत में खोट आ गई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से, उसे नहीं तो मकान प्रोवाइड किया, नहीं गाड़ी प्रोवाइड की, नहीं पैसा दे रहा है, और अपना 10,000 करोड़ सिंघानिया साहब का उसने ले लिया पूरा। अभी सिंघानिया साहब का नहीं तो रहने का मकान है, नहीं खाने पीने का खर्चे का पैसा है, और रेमंड का मालिक ऑर्डिनरी आदमी नहीं, तो किराए पे मकान लिया उसने, 10-20 दोस्तों से लोन लिया थोड़ा बहुत, और अपना गाड़ी चलाई, फिर बेटे से झगड़ा करके थोड़ा बहुत पैसा उसको मिला। तो आज 10,000 करोड़ का आदमी के पास भी रहने का मकान नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, गाड़ी ड्राइवर तो बहुत बात की बात हो गई। तो लाइफ टाइम में देने से ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, एक राइजा बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है बॉम्बे का, जिसने मल्टी स्टोरी बनाने का वो पायनियर है, उसने भी अपने लाइफ टाइम में बेटा और बेटी को सब पैसा बांट दिया, एंड में उसकी ये हालत हो गई, उसके बाद खर्चे का पैसा ही नहीं बचा। तो आप जब तक अपन है
पैसा अपने पास ही रखना चाहिए। एक्सेस है, कल आपको लगे कि गवर्नमेंट स्टेट ड्यूटी लेके आ जाएगी, इन एडिशनल टैक्स में पैसा चला जाएगा, और वो अवॉइड करने के लिए अगर बच्चों को दे रहे हैं ठीक है, लेकिन अपने लिए लिमिटेड नहीं, मैं तो बोलूंगा सब्सटेंशियल पैसा अपने खुद के लिए रखना चाहिए, क्योंकि आपका मेहनत कमाया हुआ है, आपकी फर्स्ट लाइबिलिटी आपकी वाइफ है, बच्चा तो सेकंड स्टेज में आते हैं, बच्चों को पढ़ना लिखना वो सब करो आप, लेकिन अनलिमिटेड पैसा मत दो कि उसके बाद इतना पैसा आ जावे कि वो खुद काम ही नहीं करे और बाप के पैसे भी डांस करता आपको में, और सब गलत आदतों में पड़ जावे। इसलिए ये डिसीजन देने का लाइफ टाइम में नहीं करना चाहिए, अपने विल में दे देना चाहिए जिसको जो आपको देने का मन हो गया। सो मैंने बोला कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, विल के अंदर कोई तरह का स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, विल आपका डेथ होने के बाद में जो प्रॉपर्टियां ट्रांसफर होती है लीगल एयर को, उसमें भी कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है। इसके अलावा बहुत बार लेडी विल बनाने को आती है, उनका दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि भाई मेरे पास में ज्वेलरी है लेकिन मैंने इनकम टैक्स में तो बताई नहीं है, तो मैं विल में लिखूंगा नहीं लिखूं। एक हिंदू लेडी के पास में 500 ग्राम तक का गोल्ड ऑर्नामेंट हिंदू क्या कोई भी जाति की लेडी के पास, शादीशुदा औरत के पास में 500 ग्राम मींस 50 तोला तक सोना है, तो इनकम टैक्स वाला कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है और कोई सवाल जवाब होता भी नहीं है। एक अनमैरिड लड़की के पास अगर आप 250 ग्राम गोल्ड ऑर्नामेंट है और एक पुरुष के पास में 100 ग्राम गोल्ड ऑर्नामेंट है, तो कोई सवाल जवाब नहीं है, यहां तक आप लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टू लुकिंग टू स्टेटस ऑफ ए पर्सन ज्यादा भी हो सकता है। मेरे ऑफिस में जो प्यून नौकरी करता है उसके वाइफ के पास 500 तोला ग्राम हो सकता है, 50 तोला सोना हो सकता है, तो मेरी वाइफ के पास डेफिनेटली 1 किलो हो सकता है, ग्वालियर महाराजा के पास में 10 किलो भी हो सकता है। तो लुकिंग टू द स्टेटस ऑफ ए पर्सन ज्वेलरी है तो आप उसमें दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सवाल खड़ा आता है, बहुत बार आदमी कहते हैं, मैंने इवन सीए फ्रेंड बहुत बार आते हैं, कोरोना टाइम के अंदर काफी फ्रेंड आए, उन्होंने बोला यार मैंने मकान लिया था, वो टाइम सब 2 नंबर का आधा पैसा दिया था और अभी मैं विल बनाऊंगा और कुछ हो गया, इनकम टैक्स वाला बोलेगा सस्ता कैसे मिल गया। दोस्तों इसके लिए रूल है कि 6 साल के पहले अगर आपने कुछ किया है तो इनकम टैक्स वाला उसको नहीं पूछ सकता है। मैं एग्जांपल के लिए एग्जांपल में समझाऊंगा तो जल्दी शॉर्ट हो जाएगा। हमारा एक क्लाइंट था मुरारकर साहब करके, और मुरारकर साहब के पास में एक बार रेड आ गई इनकम टैक्स की, और रेड आने में उनके लॉकर से करीब 50 लाख रुपया हार्ड कैश और 50 लाख रुपए का ज्वेलरी मिला। मुरारकर साहब को सवाल पूछा गया कि सर ये क्या है, तो उसने बोला सब 2 नंबर का है। तो 2 नंबर का, तो उसने बोला टैक्स भर दो। उसने बोला टैक्स तो मैं नहीं भरूंगा। बोला क्यों? तो उसने बताया मुरारकर साहब ने कि मैंने ये केस 8 साल पहले बैंक लॉकर में रखा है, ये ज्वेलरी मैंने 8 साल पहले रखी है, और पिछले 8 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैंने लॉकर ही नहीं खोला है, और आप 6 साल के पहले का पूछ नहीं सकते। बैंक ने सर्टिफिकेट दिया कि मुरारकर साहब ने 8 साल में लॉकर नहीं खोला है। जो ज्वेलरी मिली उसके साथ वैल्यूएशन रिपोर्ट मिली, वो भी 8 साल जूनी थी। ज्वेलरी के साथ जो पेपर में पैक करके रखा था न्यूज़पेपर कटिंग में, वो सब पेपर ओल्ड थे। करेंसी में रिजर्व बैंक ने सर्टिफाई किया कि करेंसी वाज प्रिंटेड 10 ईयर बैक, और मुरारकर साहब को इनकम टैक्स वाला कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि इनकम टैक्स का कोई प्रूफ नहीं था कि ये 8 साल के अंदर कमाया है, लॉकर ही नहीं खोला है, जमा भी बैंक में लॉकर में 8 साल पहले किया है। तो अगर कोई चीजें आपने 6 साल पहले की है तो आप बिल में आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखने का है कि अभी 2 साल पहले एक अमेंडमेंट हुआ है कि रेड के अंदर 6 साल का तो पूछ ही सकता है, 6 साल का भी कभी पूछ, 2 साल चालू साल का पूछ सकता है, उसके पहले का भी कभी पूछ सकता है कि जब भी आपका रेड में कोई वो पेपर मिला होवे, मैंने रिटर्न फाइल किया, मेरा असेसमेंट हो चुका है और डिपार्टमेंट को कोई ऐसा पेपर नहीं मिला है कि जो मेरे को ये शो करे कि मेरा वो पहले वाले सालों में 2 नंबर का ट्रांजेक्शन है, तो इवन 6 साल के अंदर का भी नहीं रीओपन कर सकता। जो खाली पेंडिंग असेसमेंट है 1 या 2 साल, वही चल सकते हैं। लेकिन 6 साल के पहले के भी समझो कुछ पेपर मिले और 1 साल में वो अनअकाउंटेड कैश, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर 50 लाख से ज्यादा मिला है, तो डिपार्टमेंट 10 साल तक जा सकता है। और मेरा अगर फॉरेन में अकाउंट है, स्विट्जरलैंड में या बहामास में या मलेशिया में या दुबई में, और इनकम टैक्स के पास डिटेल है पूरी, तो मेरा केस 16 साल तक भी बैक जा सकता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अपनों को लिख सकते हैं। अभी ऑर्डिनरी आदमी का कोई स्विट्जरलैंड में अकाउंट होगा नहीं, एक ऑर्डिनरी आदमी जिसका नॉर्मल बिजनेस है, क्योंकि रेट भी तो आजकल 150 करोड़ रुपया होता है तो आती है, छोटे मोटे आदमी में रेट भी नहीं आती है। और अभी तो लॉकडाउन के अंदर रेट बंद ही है प्रैक्टिकली, और रेट अभी डालना गवर्नमेंट का भी अभी बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। अभी रेडें आती भी है तो स्पेशली कोई आदमी कंप्लेंट करता है तो रेड आती है। बॉम्बे में 5-6 रेड पिछले साल इसके लिए आई कि खुद वाइफ ने हस्बैंड का कंप्लेंट किया कि मेरे हस्बैंड के पास 2 नंबर का बहुत पैसा है, इसको रेड डालो, लूटो और लेके जाओ, और 10% मेरे को मेरा कमीशन लो और बाकी जाओ। अभी वाइफ ही कंप्लेंट करेगी तो नहीं मालिक है, फिर आप क्या कर सकते हैं।
तो वैसा सिचुएशन हो जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज आजकल रेट छोटे मोटे केस में नहीं आती। इसके अलावा हिंदू लॉ के हिसाब से अगर बेनिफिशियरी को थोड़ा बहुत पैसा मिला है तो विटनेस हो सकता है, लेकिन ज्यादा पैसा मिला है, पूरा वही बेनिफिशियरी को दे दिया है, तो वो विटनेस नहीं होना चाहिए। विल के अंदर रजिस्ट्रेशन करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर करना है तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके 2 विटनेस लेके जाओ आप, और वो विटनेस भी रजिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे जो विटनेस जिसने किया है वही आदमी रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन में आप ड्राइवर और सर्वेंट भी लेके जा सकते हैं, नहीं घर पे विल में जो 2 आदमी ने साइन किया वो इंपॉर्टेंट है, उसको कभी झगड़ा हुआ तो कोर्ट में आना पड़ सकता है। अगर विल आने के बाद आदमी का डेथ हो गया तो प्रोबेट लेना चाहिए क्या, या लेना जरूरी है? अभी क्या हो गया, प्रोबेट महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, थोड़ा पॉपुलर बंगाल में है और चेन्नई में है। बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में प्रोबेट इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कोई पूछता भी नहीं है प्रोबेट को। मेरे फादर की डेथ हुई थी, हमारी बहुत प्रॉपर्टियां थी, खाली हमने 4 भाई ने लेटर लिख दिया पंचायत को या म्युनिसिपलिटी को और सब प्रॉपर्टी हमारे ट्रांसफर हो गई। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां पे प्रोबेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल, दूसरा आपका ये अपना महाराष्ट्र, और ये तीसरा मद्रास, चेन्नई, वहां पे प्रोबेट बहुत जरूरी है। तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोबेट जब अप्लाई करते हैं तो पहले तो महाराष्ट्र के अंदर कोई लेडी अप्लाई करती तो फीस नहीं भरना पड़ता था, अभी सब 75,000 रुपये भरना पड़ता है। आपका कितना रुपए? प्रोबेट मीन्स विल का सर्टिफिकेशन, विल अपन ने बनाई है और एक बंगलो है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो बंगलो को ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक आप प्रोबेट हाईकोर्ट से नहीं लेके आएंगे, और जिसने विल नहीं बनाई है उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो प्रोबेट विल को हाईकोर्ट वापस टाइप करके स्टाम्प पेपर पे टाइप करके देती है और जज अपना साइन करता है, आपका बिल हाईकोर्ट में डिपॉजिट हो जाता है, जो वापस नहीं मिलता है उसको प्रोबेट कहते हैं। और प्रोबेट देने के पहले हाईकोर्ट श्योर करती है कि कोई भी दूसरे लीगल एयर को ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन लेगा तो वो प्रोबेट इमीडिएट नहीं मिलेगी, वो लफड़े में गिर जाएगी। और उसका 75,000 रुपया फीस है, और वकील जो भी अटेंड करता है वो भी 50,000 से लाख रुपए तक का फीस लेता है, और 1 साल का टाइम भी लगता है। इसके अलावा प्रोबेट ठीक से नहीं समझा, प्रोबेट ठीक से नहीं समझा। सॉरी, क्वेश्चन हम 10 मिनट के बाद क्वेश्चन बाद में लेते हैं सर, नहीं तो मेरा ये आप पहले उनको बात करने दो, 10 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन है, तब हम सवाल पूछ सकते हैं, प्लीज। एक आप विल के अंदर टैक्स प्लानिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं, जो भी अपना टॉपिक है, कि आप एचयूएफ का फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं मेरी विल के अंदर लिख सकता हूं कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे विल में से मेरे पर्सनल एसेट में से इतना रुपया बेटे ए को मिलेगा, उसकी एचयूएफ को मिलेगा, मतलब वो, उसके वाइफ, उसके बच्चे सब उसके हकदार होंगे। तो एचयूएफ की, या मेरे दोस्त की एचयूएफ बना सकता हूँ, मेरे भाई के बच्चों की एचयूएफ बना सकता हूँ। और एचयूएफ के अंदर एक स्पेशल फैसिलिटी है हिंदू लोगों को, जो हिंदू मतलब हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, सॉरी हिंदू मतलब हिंदू, जैन, सिख एंड बौद्ध, ये चारों कम्युनिटी आ गई। और वो आप एचयूएफ के अंदर उसको सेपरेट असेसमेंट होता है, जितना बेनिफिट इनकम टैक्स में इंडिविजुअल को मिलता है या पहले जितना वेल्थ टैक्स में मिलता था, तो एचयूएफ को भी सेम बेनिफिट मिलता है पैरेलल, तो डबल बेनिफिट हो जाता है उनको। तो वो फाइल एचयूएफ से बन सकती है। घर में समझो मेरी डॉटर इन लॉ की कैपिटल नहीं है और बेटी की कैपिटल ऑलरेडी है, तो मैं डॉटर इन लॉ का ज्यादा प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की कैपिटल नहीं, मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। समझो मेरे भाई के बच्चों की कैपिटल नहीं और मेरे को उनको भी सपोर्ट करना है, मैं उनको भी कर सकता हूँ। तो मैं विल में ये प्लानिंग भी काफी कर सकता हूँ। मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता हूँ, अनइक्वल भी कर सकता हूँ। एक को 90% दे दूं, दूसरे को 10% भी दूं, वो भी पॉसिबल इनकम टैक्स के प्लानिंग में आ जाता है। और मैं ट्रस्ट भी बना सकता हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने काफी ट्रस्ट बनाए, पर वो क्या करते हैं, विल में तो एक ही ट्रस्ट बना सकते हैं। आप पहले ही 5-6 ट्रस्ट बना दो, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग फैमिली ट्रस्ट। तो आप एक बार 1,00,000-2 लाख रुपया डाल के ट्रस्ट को बना लो और विल में लिख दो कि ये ट्रस्ट को इतना रुपया मेरे मरने के बाद जाएगा, सेकंड ट्रस्ट को इतना जाएगा, थर्ड को इतना जाएगा, फोर्थ को इतना जाएगा, फिफ्थ को इतना जाएगा। तो आपके 5 ट्रस्ट बन गए इनडायरेक्टली। विल में तो एक ही बना सकते हैं, लेकिन आप पहले से ही बना के रखो और विल में उसको पैसा डाल दो, और तो वो हिसाब से ट्रस्ट भी बन सकता है। अभी अपन 2 मिनट 5 मिनट में नॉमिनेशन देख लेते हैं। नॉमिनेशन क्या है? नॉमिनेशन एक सोसाइटी में फाइल अपन करते हैं जो सोसाइटी में रिकॉर्ड होता है, और वो नॉमिनेशन के साथ आप लिख के देते हैं मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी ऐसे से ट्रांसफर करने का। सब एक एग्जांपल बोलता हूँ विल नॉमिनेशन में डिफरेंस में, कि समझो मैंने एक नॉमिनेशन कर दिया सोसाइटी में मेरे वाइफ के नाम पे, और मेरे दिल में ऐसा आया कि मैंने वाइफ को दे दिया फ्लैट, और मैंने विल नहीं किया, तो मेरी वाइफ के नाम पे फ्लैट तो हो जाएगा, पर मेरी वाइफ जब फ्लैट बेचने को जाएगी तो उसको बेचने का टाइम समझो अजूम करो कि 6 करोड़ रुपया उसको फ्लैट बेचने का मिलता है।
उसके पास खाली 1/3 ही रहेगा, 1/3 मुझे मेरे बेटे को देना पड़ेगा, 1/3 मेरी डॉटर को देना पड़ेगा। जबकि मेरा इंटेंशन क्या था, वाइफ को फ्लैट देने का था, तो मेरे को नॉमिनेशन के साथ विल भी करना चाहिए। तो विल किया, विल में आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और नॉमिनेशन में आप खाली ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक अकाउंट, सब में अपन नॉमिनेशन फॉर्म भरते ही है, तो वो वैसा ही सोसाइटी के अंदर भी पहला नॉमिनेशन फ्री होता है, फिर बाद में जब भी आप नॉमिनेशन करेंगे तो आपको 5 रुपया फीस देनी पड़ती है। सिमिलर वे HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, इनका नॉमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि इनका तो आदमी मरते रहेगा, ट्रस्टी मरते रहेगा, आते रहेगा, वो प्रॉपर्टी जिसके नाम की है उसके नाम पे ही रहेगी। इसके बाद नॉमिनी में भी सेम रूल है, मेजर होना चाहिए। माइनर अगर आपने अपॉइंट किया है तो बच्चा जब तक 21 साल का नहीं होगा, कौन आदमी ट्रस्टी रहेगा वो लिखना चाहिए। इसके अलावा ट्रस्टी अपॉइंटेड अंडर द ट्रस्ट, मतलब जैसे मैंने फ्लैट मेरे बच्चे को दिया और वो बच्चा माइनर है, तो सोसाइटी के अंदर में वो माइनर का एक साल मैं तो दे रहा हूं, तो माइनर तो मेंबर नहीं बन सकता, तो जब तक वो 21 साल का नहीं होता है मैं उसको ट्रस्टी भी अपॉइंट कर सकता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी में नॉमिनेशन किया जा सकता है। एक आदमी को मैं रखता हूं नॉमिनी, सिंगल नॉमिनी, तो फॉर्म 15A फाइल करना है। मल्टीपल नॉमिनी रखना है तो 15B फाइल करना है। फर्स्ट नॉमिनेशन हमेशा फ्री है, सेकंड टाइम मेरे को 5 रुपया भरने का है। मरने के बाद में अगर मैंने नॉमिनेशन दिया हुआ है तो मैं सोसाइटी में एक फॉर्म फाइल करूंगा, इंडेमनिटी बॉन्ड दूंगा, डेथ सर्टिफिकेट लगाऊंगा, नॉमिनेशन की कॉपी रखी तो उसकी जेरॉक्स लगा दूंगा और वो फ्लैट उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैंने 5-6 नॉमिनी डाले हुए सब बच्चों को, वाइफ को, तो उसमें से वो डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन रिप्रेजेंट करेगा। सोसाइटी में एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा, तो वो आदमी वो डिसाइड कर सकते हैं। उनका आपस में समझो डाउट है कि भाई सोसाइटी में एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा, नॉमिनेशन में 5 आदमी है, तो वो पांचों मिलके को ओनरशिप एग्रीमेंट भी बना सकते हैं कि भाई पिताजी ने नॉमिनेशन किया था, हम 5 लोग हैं, हमारा ये परसेंटेज है और हम सोसाइटी का मेंटेनेंस भरेंगे, कभी बिका तो इस तरीके से पैसा बांटेंगे, और वो 500 रुपए के एग्रीमेंट कर ले रहे तो उसको कहते हैं को ओनरशिप। फिर बनाया है तो मुझे प्रोबेट लेने का है। अगर मैंने किया है और मैंने नहीं किया है तो मेरे को लेने का है। तीनों की प्रोसीजर एक ही है, तीनों कोर्ट इशू करती, नहीं बनाया है तो दूसरी कोर्ट वेरीफाई करके बताएगी कि ये लोग इसके एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे या ये लोगों का सक्सेशन रहेगा, वो सर्टिफाई करते हैं। वो सेम प्रोसीजर विल प्रोबेट वाला ही प्रोसीजर है। बहुत डुप्लीकेट का अप्लाई कर सकते हैं, तो डुप्लीकेट अप्लाई करने के लिए अगेन इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। क्या होता है, नॉमिनेशन तो कर दिया, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, वो टाइम अपन खाली बोलता हूं कि अगर एक आदमी ने विल भी किया और नॉमिनेशन किया है तो विल ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू नॉमिनी। लेकिन अगर नॉमिनेशन भी कर दिया और विल भी कर दिया और लाइफ टाइम में उस आदमी ने प्रॉपर्टी को बेच दिया है तो वो ज्यादा पावरफुल हो गई कि मरने के दिन वो प्रॉपर्टी नहीं बची। यहाँ पे खाली एक बॉम्बे हाईकोर्ट का केस था, एक घानेकर करके आदमी था, उसकी वाइफ थी, एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी रहती थी कांदीवली में, बेटा रहता था बोरीवली में। उस आदमी का बंगलो था जू पे, हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे। उसके बाद उन्होंने एक फैमिली सेटलमेंट किया घानेकर की लाइफ के अंदर कि ये घानेकर बंगलो में रहेगा जब तक डेथ नहीं होती है। उसकी डेथ, अगर उसकी वाइफ की डेथ नहीं होती है पहले और इसकी हो गई तो वाइफ भी पूरा लाइफ रहेगी, और उसके दोनों मरने के बाद ये प्रॉपर्टी बेटे को चली जाएगी बंगलो, और बेटी को एक दूसरी प्रॉपर्टी थी बोरीवली में या कांदीवली में, वो बेटी को चली जाएगी। ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने साइन करके एक एक कॉपी सबको दे दिया। घानेकर का डेथ हो गया, सोसाइटी ने उसके वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया फ्लैट। उसके वो फैमिली सेटलमेंट के पहले मिस्टर घानेकर ने वाइफ के नाम पे नॉमिनेशन भी फाइल करके रखा था। तो वो लेडी सोसाइटी में गई और सोसाइटी ने वो लेडी के नाम पे नॉमिनेशन के, सोसाइटी को मालूम नहीं था फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसने उसे लेडी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। और सोसाइटी को मालूम भी होता था तो नॉमिनेशन बाइंडिंग हो जाता है, क्योंकि फैमिली सेटलमेंट बिटवीन 4 फैमिली मेंबर है। लेडी पे जहां पे भी ट्रांसफर हुआ तो उसने वो जगह एक वर्धन बिल्डर करके बॉम्बे का बिल्डर थे, उसको बेच दिया और बेच के सर्टन 10% एडवांस भी ले लिया। जब बेटे को मालूम पड़ा कि मेरी माँ ने प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसने कोर्ट में केस किया, माँ के सामने और वर्धन बिल्डर दोनों के सामने। फाइनली मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी वो फैमिली सेटलमेंट में दे चुका है बेटे को, तो लेडी को राइट में रहने का हक है, उसके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी तो बेटे को जाएगी, तो माँ को बेचने का हक नहीं है। फिर ऑफकोर्स वो बिल्डर ने बेटे को सेटल करके वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, वो अलग बात थी। सो अगर मैंने लाइफ टाइम में वो गिफ्ट कर दिया किसी को, या फैमिली सेटलमेंट में सेटल कर दिया है, या मैंने बेच दिया है और प्रॉपर्टी बची नहीं है उस दिन, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा एक डॉक्यूमेंट और आता है जिसको कहते हैं कोडिसाइल। कोडिसाइल मतलब मेरी प्रॉपर्टी मैंने विल तो बना दिया, कुछ प्रॉपर्टियां मैंने और खरीद दी या कुछ मैंने और बेच दी, तो मेरे को क्या करूं, या तो नया विल बनाऊं पूरा, या जितना मेरे को अमेंडमेंट करना है उतना ही खाली रामायण लिख दूं और मैं उसको साइन कर दूं 2 विटनेस के सामने। फॉर प्रोसीजर वो का वो है, जो विल का है वही है, पर विल में पूरी हिस्ट्री लिखी गई थी, पहले सब प्रॉपर्टियां लिखी गई थी, अभी मैंने खाली क्या चेंज किया उतना पार्टी मुझे लिखना है, उसको कहता है कोडिसाइल। अगर मैंने विल को रजिस्टर किया है तो बेटर है कोडिसाइल भी रजिस्टर करना चाहिए। अगर मैंने कोडिसाइल रजिस्टर नहीं भी किया है तो भी मेरा विल वैलिड, कोडिसाइल वैलिड गिना जाएगा और ये अनरजिस्टर्ड भी वैलिड गिना जाएगा। अगर मैंने विल को रजिस्टर किया है, कोडिसाइल भी रजिस्टर किया है तो भी वेरी गुड। विल को रजिस्टर नहीं किया, कोडिसाइल भी रजिस्टर नहीं किया तो भी फाइन। विल को रजिस्टर कर दिया, कोडिसाइल को नहीं कर दिया तो भी चलेगा। विल को रजिस्टर नहीं किया और कोडिसाइल को रजिस्टर कर दिया तो भी चलेगा। ऑल कॉम्बिनेशन इज फाइन। अगर मैंने विल को रजिस्टर तो नहीं किया है, आदमी की डेथ हो गई जिसने विल बनाया, और बाद में रजिस्टर करने का है, तो नॉर्मल तो जिस आदमी की डेथ हुई उसका विल कैसे रजिस्टर होगा। पर उधर भी प्रोविजन है कि सब लीगल एयर जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे कि हमारे फादर की ये विल है, इनकी डेथ हो चुकी है, हम ही लीगल एयर है, हमारे अलावा कोई नहीं है, हमारे आपस में कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, और वो विल को हम लगा रहे हैं और खाली हमारा रजिस्ट्रेशन कराना है फॉर्मेलिटी के लिए, बिकॉज सोसाइटी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है या जो भी बात हो गए, और वो रजिस्टर भी मरने के बाद भी रजिस्टर हो सकता है। आई थिंक ये इधर हो गया है। मैं क्वेश्चन आंसर बाद में साथ में ले लेते हैं, हालांकि मैंने भी 10-20 क्वेश्चन लिखे थे, पर वो मैं अभी नहीं लेता हूँ कि अभी डॉक्टर का अपन जल्दी पढ़ा ले रहे हैं, डॉक्टर का बाकी रह गया 5-7-10 मिनट में डॉक्टर का ले ले। अभी डॉक्टर का राइट इतना इंपॉर्टेंट अभी हो गया है कि 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि डॉक्टर का क्या हक है और कैसे हक है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए गया कि 9 सितंबर 2005 में 9 सितंबर 2005 में एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था कि डॉक्टर का बाप की प्रॉपर्टी, एचयूएफ प्रॉपर्टी में पूरा हक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में नहीं हक है। इंडिविजुअल में तो हिंदू लॉ के हिसाब से डॉक्टर का हक पहले भी था और अभी भी है, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास कैटेगरी 1 में ही आ जाता है। और अगर विल में बाप ने बेटी को ज्यादा दे दिया तो वो आएगा, और बाप ने बेटी को नहीं दिया तो वो नहीं आएगा। लेकिन एचयूएफ प्रॉपर्टी के अंदर भी डॉक्टर का हक है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में अगर फादर को दादा और परदादा से कोई प्रॉपर्टी आई है तो उधर भी डॉक्टर का हक है, और एचयूएफ प्रॉपर्टी में पूरा हक है। तो जो 9 सितंबर को जो अमेंडमेंट आया, 9 सितंबर के पहले क्या पोजीशन थी कि कोई भी डॉक्टर शादी करके जाती है आपके घर से तो वो सीज टू बी और मेंबर खत्म हो जाती थी और वो उसके ससुराल की मेंबर बन जाती थी। कोई भी बेटा डॉक्टर शादी करके घर में आती थी वो आपकी घर की मेंबर हो जाती थी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये क्लियरिटी हुई कि जो बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, डॉटर है या सन है, वो आपका पार्ट ऑफ फैमिली है, वो आपका को पार्टनर है, प्रॉपर्टी में हक मांगने वाला आदमी है। लेकिन जो लेडी या बच्चा बाहर से आता है, जमाई आता है या डॉटर इन लॉ आती है, वो खाली आपकी घर की मेंबर है। शी इज नॉट अ को पार्टनर, शी हैव नो राइट टू क्लेम पार्टीशन इन एचयूएफ प्रॉपर्टी। लेकिन बेटी का तो घर में जन्म हुआ है तो उसका बेटे के जितना ही एचयूएफ की प्रॉपर्टी में पूरा हक है। अभी यहाँ पे सवाल आ जाता है कि जब 9 दिसंबर को लॉ अमेंडमेंट हुआ तो क्या हुआ, एक केस के अंदर जिसका केस नाम था प्रकाश एंड फुलवती एंड अदर्स, प्रकाश वर्सेस फुलवती, और वो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में डिसाइड किया कि भाई 9 सितंबर 2005 को जो अमेंडमेंट किया है और डॉक्टर को बेटे के जितना इक्वल हक दिया है, ये हक उनको मिलेगा जो 9 सितंबर 2005 के बाद बेटी का जन्म होगा, या जो बेटी 9 सितंबर 2005 को अगर जिंदा है और उसका फादर भी जिंदा है तो उसको मिलेगा। तो ये काफी झगड़े हो गए। बहुत सारे आदमियों की डेथ हो चुकी थी 9 सितंबर 2005 के पहले, या बेटी की डेथ हो चुकी थी 9 दिसंबर 2005 के पहले, तो बेटी के बच्चों को हक नहीं मिल रहा था, और उसको फादर जिसकी डेथ हो गई उसके बेटे ही मांग रहे थे, पैसा बांट रहे थे, बेटी को नहीं दे रहे थे।
तो सुप्रीम कोर्ट में और केस आए दूसरे, और वो दूसरा केस आया दमन्ना वर्सेस अमन, वो भी सुप्रीम कोर्ट का केस था, वो आया 2018 में, और पहले वाला केस था 2016 का। दमन्ना वर्सेस अमन्ना में क्या हो गया कि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर बेटी का घर में जन्म हुआ है और 9 सितंबर 2005 को वो जिंदा है या मर गई, शादी करके मरी तो उसके बच्चों का हक होगा, लेकिन उसकी खुद की डेथ हो गई और बच्चा बच्ची नहीं है तो बात खत्म हो गई। और उसके फादर की डेथ हो गई कि नहीं हो गई वो रिलेवेंट नहीं है, बेटी का जन्म से ही बेटी का हक है, उसके फादर की डेथ भी हो गई तो वो रिलेवेंट नहीं है और बेटी को मिलेगा। अभी 2 जजमेंट अलग अलग आ गए सुप्रीम कोर्ट के, और दोनों अलग अलग जज, एक बोलता है आज के बाद मिलेगा, एक बोलता है पहले भी मिलेगा। तो अभी क्या हुआ, ये थर्ड केस के अंदर वनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज की बेंच बैठाई और 3 जज ने मिलकर 11/8/2020 को अभी करीब 3 महीने पहले एक जजमेंट दिया कि बेटी का, वो दोनों जजमेंट को पहले उन्होंने समझ लिया पूरा, और भी जज को समझ लिया, और अभी डिसीजन फाइनली दिया। क्या किया, तीसरा बीच वाला रास्ता निकाला। तो उन्होंने पहले वाले जजमेंट को माना कि ये प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव मतलब आपके बाद लगेगा, 9/9/2005 के बाद लगेगा, और नहीं उन्होंने बोला कि रेट्रोस्पेक्टिव है जो कि 9/9/2005 के पहले भी लगेगा, और इन्होंने थर्ड बार निकाला रेट्रोएक्टिव। नाउ रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि बेटी का हक तो जन्म से मिल गया, बाप 9 सितंबर 2005 को जिंदा है कि नहीं जिंदा है वो भी रिलेवेंट नहीं है, और बेटी का जन्म कभी भी हुआ है 9 सितंबर पहले हुआ या 9 सितंबर के पहले हुआ, बेटी का जन्म, बट अगर उसका HUF का पार्टीशन हो चुका है पहले 4, अगर 20/12/2004 के पहले HUF का पार्टीशन हो चुका है, लीगल पार्टीशन, प्रॉपर्टियां डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, अगर रजिस्ट्रेशन कराने का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इनकम टैक्स में इंटीमेशन देना है तो इंटीमेशन दे चुके हैं, तो वो डॉटर उस पार्टीशन को कैंसिल नहीं करा सकेगी। लेकिन 20 दिसंबर 2004 को बाद में कोई पार्टीशन होता है, क्योंकि 2020 सितंबर 2004 को लोकसभा में पास वो हो चुका था और राज्यसभा में लॉ पास होने को गया था, इसके लिए वो पब्लिक अवेयरनेस थी, तो उसके पहले हो गया है तो डॉक्टर उसको चैलेंज नहीं कर सकेगी। लेकिन उसके बाद हुआ है या 9/9/2005 के बाद हो रहा है, प्रॉपर्टियां है, डिस्ट्रीब्यूशन बाद में है, फादर जिंदा है कि मर गया वो रिलेवेंट नहीं है, बेटी का जन्म पहले हुआ के बाद में वो रिलेवेंट नहीं है, और बेटी का हक उसमें पूरा रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर टर्म के अंदर बोला है। अभी वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वैसे बेटियां, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला है कि आपका बेटा तो बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती है, और बेटी तो पूरी उम्र की बेटी रहती है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली ऑब्जर्वेशन लिया है तीनों जज ने मिलके कि डॉटर इज योर डॉटर फॉर होल और योर लाइफ, सन इज योर सन टिल गेट ए वाइफ। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मींस उन्होंने बहुत सारे केस देखे होंगे, बहुत सारे झगड़े हुए होंगे पब्लिक के। अभी बहुत जगह भी क्या हुआ है कि जहां पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, डॉटर वहां पे केस भी कर रही है, और ये हजारों केसेस एक साथ आ रहे हैं। तो शॉर्ट के अंदर मैं इसके ऊपर बोलूं कि अगर आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर आप विल से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डॉक्टर का आपको देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। अगर आप नहीं देंगे तो ऑलरेडी 1956 के हिंदू लॉ के हिसाब से डॉक्टर का इक्वल हक है और उसको मिलने वाला है। विल बना दिया, आपने उसको ज्यादा दिया तो ज्यादा मिलेगा, कम दिया तो कम मिलेगा, तो विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अगर आपकी HUF की प्रॉपर्टी है तो उसका पार्टीशन करेंगे आप, डॉक्टर को इक्वल हक लेने का हक है, लेकिन डॉक्टर खुद बोले कि मुझे इक्वल नहीं चाहिए, कम दो तो चलेगा तो कम भी ले सकती है, या भाई बोलेंगे नहीं बेटी बहन को ज्यादा देने का है तो ज्यादा भी दे सकते हैं, अनइक्वल भी पॉसिबल है, प्रोवाइडेड उसके जो सब मेंबर है वो एग्री करेंगे। सब मेंबर में कौन आएगा, मेरे फादर की HUF है तो मेरी माँ आएगी उसमें, बट शी इज अगेन ए मेंबर, बट इवन शी इज नॉट अ को-पार्टनर, वो बाहर से आई हुई लेडी है, बट उसका इक्वल हक है, जितना हमारा बच्चों का हक है उतना ही वाइफ का हक है। हम समझो 4 भाई है, 2 बहनें हैं, हम 6 का पूरे का, और माँ का 7, सातों को इक्वल मिलेगा 7 शेयर। मेरी वाइफ का उसमें कोई हक नहीं है, मेरे पोते का कोई हक नहीं है, मेरे बेटे का हक नहीं है। सिमिलर मेरी बहन जिंदा है तो उसके बच्चों का हक नहीं है। तब मेरा डेथ हो गया तो मेरा वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी जगह पे सब्स्टिट्यूट होंगे, और मेरा जो शेयर मिलने वाला इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मेरा बेटा भी डेथ हो गया और उसका बच्चे हैं
तो उसका बेटे का शेयर उसके बच्चों को जाएगा। ऐसे 4 जनरेशन तक एचयूएफ का प्रॉपर्टी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इसके अलावा एचयूएफ कभी किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता है। फैमिली ट्रेडिशन के लिए शादी के टाइम किसको देना वो अलग बात है, लेकिन एचयूएफ के अंदर गिफ्ट नहीं कर सकता, इंडिविजुअल आदमी गिफ्ट कर सकता है। एचयूएफ के अंदर आप विल भी नहीं बना सकते, बिकॉज वो मैंने कॉलेज बाजा का एग्जांपल देखिए बताया आपको कि एचयूएफ के अंदर विल भी नहीं बन सकता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का ही विल बन सकता है। आई थिंक अभी ये एचयूएफ डॉक्टर का भी क्लियर हो गया है करीब करीब। अभी कुछ सवाल जवाब होगा तो उसमें अपन कवर कर लेते हैं। हेलो, ये सर सवाल जवाब ले सकते हैं सर। यस, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन, जिन जिन लोगों ने चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डाले थे हम वहां से शुरुआत करते हैं, और अभी भी किसी को क्वेश्चन डालने हो तो प्लीज चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। गौरव, प्लीज स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। फर्स्टली विमल जी, थैंक यू सो मच, आपने काफी सीधे भाषा में और एग्जांपल्स के साथ हमें काफी अच्छे से समझाया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हमने करीब 20-25 क्वेश्चंस लिए हैं। डेफिनेटली इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम 5-6 लेंगे, और 1-2 रेज हैंड अगर वो भी मौका मिल जाए तो कर लेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ। सतीश कोठारी जी है, उन्होंने बोला है कि विल ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, कोई अगर आप एग्जांपल से दे सकते हैं। आपको हिंदू लॉ के, अगर आपका विल नहीं है सर तो हिंदू लॉ के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लास 1 के कैटेगरी में बेटा बेटी वाइफ इक्वल डिवीजन हो जाएगा, और विल है तो विल के हिसाब से जाएगा। करेक्ट, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया बिगनिंग के अंदर, उससे चालू किया था। करेक्ट, क्लास 1 में कोई नहीं होगा तो क्लास 2 में जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, एज पर विल कैन सोसाइटी ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर सक्सेशन ही होगा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी? 99% सोसाइटी समझदार होगी तो ट्रांसफर कर देगी एज पर विल, लेकिन उनको डाउट है कि विल के जब आने के पहले किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया कोई भाई ने, या उनको झगड़ा मालूम है कि झगड़ा होने वाला है, या सोसाइटी का सेक्रेटरी ज्यादा फेमिलियर नहीं है इन चीजों से, तो वो आपको कहेगा प्रोबेट लेके आओ, तो प्रोबेट लाना पड़ सकता है। इसके लिए विल के साथ में नॉमिनेशन भी फाइल कर देना चाहिए, तो नॉमिनेशन सोसाइटी में बाइंडिंग है। विल के साथ नॉमिनेशन भी कर दो, जिसको विल में आपने दिया है उसी का ही नॉमिनेशन करो, तो नॉमिनेशन के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा। और वो ट्रांसफर नहीं हुआ तो आप सीधा रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन विल के अंदर वो करेंगे, नॉमिनेशन नहीं है, और वो लंबा लिटिगेशन में घुस गया तो इंडिया में 10-20 साल तो लिटिगेशन में ऐसे ही चले जाता है। इसलिए नॉमिनेशन वहां पे इंपॉर्टेंट होगा, नॉमिनेशन भी कर देना चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन है, कैन वन ट्रांसफर लीज राइट्स, टेनेंसी राइट्स थ्रू विल? इसमें एक्चुअली क्या 3 चीज आती है, टेनेंसी राइट, लीव एंड लाइसेंस एंड लीज। नाउ टेनेंसी राइट इज कवर्ड अंडर महाराष्ट्र लैंड कंट्रोल एक्ट, वो आपका मंथ टू मंथ टेनेंसी है, इसके लिए उधर आपका विल में नहीं डाल सकता है लीगली। लीव एंड लाइसेंस भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ होता है, लाइसेंस टू ए पर्टिकुलर पर्सन, वो भी नॉर्मल कोर्स में विल में नहीं आ सकता है। लीज होती है वो लॉन्ग लीज होती है, 30 ईयर, 90 ईयर, 919 ईयर, उसका रिमेनिंग विल में डाल सकते हैं। लेकिन एडवाइस टेनेंसी में अभी क्या हो गया है, पर्टिकुलर भाई की बात करता हूँ, करीब यहाँ पे 20,000 बिल्डिंग ऐसी है जो रिनोवेशन के लिए ड्यू है, और जब रिनोवेशन में जाती है तो बिल्डर उसको समझा आज मेरे पास में 500 स्क्वायर फीट की जगह है, बिल्डर मेरे को 700-800 फुट देता है, हार्डशिप अलाउंस देता है, कॉर्पस देता है, सोसाइटी को पैसा देता है, तो ये बहुत पैसा ही पैसा मिलता है चारों तरफ से कि बॉम्बे में रियल एस्टेट का भाव थोड़ा ज्यादा है। तो वो सिचुएशन के अंदर अगर मेरा बिल्डिंग मैंने विल में नहीं डाला, और अगर ये मेरा रीडेवलपमेंट में हुआ और मेरी डेथ हो गई और वो टाइम मेरे साथ कोई बच्चा नहीं रह रहा है, तो लैंडलॉर्ड उसका पैसा खा जाएगा, या जो बच्चा रह रहा है उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं करेगा। तो मैंने विल में डाल दिया तो काम थोड़ा सिंपल हो गया कि मेरा ये बच्चा मेरे साथ रहता है, मैं नहीं लिखूंगा तो लॉ तो वही है कि जो बच्चा मेरे साथ रहता है उसको मिलेगा। मेरे 4 बेटे हैं, 2 इंडिया के बाहर है, एक अलग रहता है, तो जो बच्चा मेरे साथ रहता है उसको टेनेंसी मिलेगी। या दुकान है तो दुकान पे जो बच्चा मेरे साथ बिजनेस करता है उसको मिलेगा। लेकिन विल में लीगली डालने की जरूरत नहीं है, डाल नहीं सकते, फिर भी मेरा एडवाइस है कि डाल देना चाहिए। करेक्ट। सर आपने मेंशन किया था कि जो एक कंडीशनल डाल सकते हैं, राइट, कि अगर इसने मेरे माँ का ध्यान रखा तो ही इनको आगे मिलेगा, तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, राइट? सो हाउ कैन वन प्रूव दिस कंडीशन? ध्यान रखना इज अ सब्जेक्टिव थिंग, राइट? सो जो एग्जीक्यूटर होगा वो सिचुएशन एग्जीक्यूटर डिसाइड करेगा। अभी माँ के साथ मारपीट हुई है, माँ को पुलिस स्टेशन 2-4 बार जाना पड़ा है, पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, तो बहुत कुछ हो गया है। तो लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स में है तो एग्जीक्यूटर इसीलिए बोलता हूँ समझदार आदमी और घर का आदमी होना चाहिए जो रियली सबको बैलेंस कर सके। कि मैंने यहां तक देखा एक आदमी ने विल किया था, बहुत पैसे वाला आदमी है, जापान में उसका कारोबार है, बैंकों का मालिक है, और बाप की डेथ के बाद माँ को फुटपाथ पे निकाल दिया।
मलबार हिल में उसका फ्लैट था। उसके बाद में मैं उस टाइम वहां पे सेक्रेटरी था, तो मैंने इसको बुला के दमदाटी किया और अपना मतलब रियल में तो वो बाप ने नॉमिनेशन और विल सब बड़े बेटे के नाम पे करके गए थे, बाकी 5 बेटे थे उसके नाम पे कुछ भी नहीं किया था। फिर मैंने इसको दम दिया कि हालांकि वो जापान का आदमी था, ज्यादा इंडियन लॉ नहीं समझता था और रियल में मैं भी, मेरे को लेडी पे दया आ गई बहुत, तो मैंने चेयरमैन को ट्रेजरर को बुला के उसको दम दिया कि तू अभी निकालेगा तो तेरा नॉमिनेशन विल फादर ने किया सब कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हमारे को फादर बोल के गए कि आप मेरे वाइफ का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर उसे अंडरटेकिंग लिखा के लिया, जब तक वो लेडी जिंदा है वो मकान को बेचेगा नहीं और माँ को रहने का हक देगा। फिर भी वो पैसा नहीं देता था। उस बिल्डिंग में एक छोटा सा गैरेज था, पार्किंग, वो लेडी उससे 3000 रुपया भाड़ा लेती थी और अपना खर्चा चलाती थी। लेकिन वो लेडी वाज हैप्पी। वो जैन थी, धार्मिक में काफी इन्वॉल्व थी और आधा टाइम तो मंदिर में बैठी रहती थी और 50-70% टाइम तो मंदिर में ही खाना खाती थी, उपवास करती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो शी वाज हैप्पी इन हर लाइफ। बाद में उसके डेथ होने के बाद उसे 12 दिन में मकान बेच दिया। तो जो एग्जीक्यूटर होगा, ही इज द राइट पर्सन टू डिसाइड कि माँ के साथ जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ। बहुत बार क्या होगा, उसकी बहन आएगी और जबरदस्ती पंगा करा देगी, वो भाई को कुछ मिले नहीं उसके लिए। तो एग्जीक्यूटर इसके लिए बाहर का रेस्पेक्टेड अंकल या मामा या काका, जिसको सबके फैमिली में सबके साथ इंटरेस्ट होवे, ऐसे आदमी को बनाना चाहिए। लेकिन बच्चे अगर अच्छे हैं तो बात खत्म हो गई। आजकल अच्छे बच्चे भी बहुत है, मैं ऐसा नहीं बोलता सब बेकार है, वह खराब भी बहुत है। करेक्ट। ये जो विल है, कैन इट बी रजिस्टर्ड इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया? सर विल में ऐसा सिस्टम है, जहां पे आप रहते हैं वही रजिस्टर हो सकता है। समझो मेरी माँ राजस्थान में नॉर्मली रहती है, साल में 1-2 बार बॉम्बे कभी कभी आती है और मैं बॉम्बे में उसका विल बना के बॉम्बे में रजिस्टर कराना चाहूं तो वो अभी नहीं हो सकता है। 10 साल पहले हो सकता था, अभी वो नहीं हो सकता है। विल बना सकती है वो, नहीं रजिस्टर नहीं होगा। रजिस्टर के लिए उसको राजस्थान के अंदर जहां पे वो रहती है वहां पे जो कोर्ट है वहीं पे रजिस्टर करना पड़ेगा। 95 के पहले तो इंडिया में बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में ये रूल था कि इंडिया में किधर भी आप प्रॉपर्टी का सेल परचेज का ट्रांजेक्शन करो, रजिस्ट्रेशन बॉम्बे आके आदमी करते थे। यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी खाली 3% लगती थी और वहां पे 10-15% थी। वहां पे मार्केट वैल्यू पे लगती थी, यहाँ पे तो बुक वैल्यू पे लग जाती थी। तो सब लोग इधर आते थे। लेकिन 1995 में ये बंद हो गया है। जहां पे आपकी प्रॉपर्टी है वहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा, जहां पे आप रहते हैं वहीं पे विल का रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी विल 100% वैलिड है, उसमें कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। So can an LIC policy be assigned to a private beneficiary trust? अगर उसमें आपने पहले जो पॉलिसी लेते हैं, बहुत बार मेरिड वुमन प्रॉपर्टी और दुनिया भर की पॉलिसियां होती है, उसके अंदर पर्टिकुलर पर्सन को ही मिलना है तो अलग बात हो गई। अदरवाइज यस, व्हाई नॉट। ओके। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, तो क्या पहले से ये कर सकते हैं क्या कि मेरे मरने के बाद इस पर्टिकुलर पर्सन से पेमेंट लेना है? क्या ऐसे वाला क्लॉज या ऐसी सारी चीजें लिख सकते हैं क्या विल में? नहीं, आपका ड्यू है तो लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिखो उसका ड्यू नहीं होगा तो आदमी देने वाला नहीं। मैं बिल में लिख दूं कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा बेटा आपके पास आके 50,000 रुपए लेके जाएगा और आपका मेरा कोई ट्रांजेक्शन ही कभी नहीं हुआ है, तो आप तो बोले काय का 50,000। तो ऐसा लिखने से तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन मेरा रियली आपको 50,000 का लोन दिया हुआ है, मेरे पास में कोई पेपर है और आपका भी एकदम इरादा बराबर है, तो लिख सकता हूँ, मिलेगा। लेकिन कई लोगों का थोड़ा ब्लैक मनी भी होता है, तो वो सारी चीजें नहीं लिख सकते, राइट? वो थोड़ा स्टाइल में कर सकते हैं, स्टाइल में कर सकते हैं, लेकिन वो आई ऑफ लॉ में फोर्सेबल नहीं होगा। कल आप बोलेंगे मैं तो लिया ही नहीं पुण्य से कुछ पैसा, तो नेचुरली मेरा बेटा मैं आप पे क्लेम कैसे करेगा जब उसका पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। ऐसा एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 1-2 और चैट में से हम ले लेते हैं। हाँ, मुझे मानना नहीं है, वैसे तो मैंने कुछ 40 क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं लेकिन टाइम फैक्टर देखना पड़ेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि मान लो कोई जो डॉटर है उसकी शादी पेरेंट्स के विल के अगेंस्ट होती है, और मान लो शादी के बाद उनमें संबंध नहीं होते, वो घर पे बात नहीं करते, बट पेरेंट्स मरने के बाद शी कम्स बैक, वो उनके फैमिली मेंबर्स टू क्लेम देयर राइट इन द प्रॉपर्टी। सो कैन डू दे स्टैंड अप? अगर उसने विल नहीं बनाया है तो हिंदू लॉ में उसका पूरा हक है डॉटर का। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगे कि बेटी को देना नहीं है तो उसको विल बना के रखना ही चाहिए। मैंने बताया जेल का, आपको बताया, मेरा एक क्लाइंट था, उसका एक बेटा जेल में ही रहता है। वो कभी बाहर आता है, हमको सरप्राइज होता है ये बाहर आ गया, फिर बाहर आता है 15-20 दिन में वापस उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है कोई भी चक्कर में कि वो फॉरेन ट्रेवल आता है, उनका चोरी करता है सामान का। तो जब जेल में जाता है और बाप बेचारा विल वगैरह समझता नहीं था, बीमार भी था, मंडे के बाद वो जेल से आया, माँ को उसको 1/3 शेयर देना पड़ा।
if a will is made for only selective property, मतलब अगर 10 प्रॉपर्टीज है जिसमें से बस 3 या 4 के लिए बनाया हुआ है, तो बची हुई प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? हिंदू लॉ, अगर आपने लिख दिया कि बचा हुआ सब प्रॉपर्टी इसको जाएगा तो फिर उसको चला जाएगा। आपने कुछ भी नहीं लिखा तो हिंदू लॉ विल कम फॉर रिमेनिंग पार्ट। इक्वल माँ बेटा और बेटा बेटी, वाइफ और माँ। माँ नहीं होगी तो इन 3 में डिवाइड होगा, वाइफ भी नहीं है तो दोनों बच्चों में डिवाइड होगा। Right. If the HUF is transferred to a son before 2004, will his will prevail or the daughters will get equal part in the property? जो आप specific 2004 नहीं, HUF का पार्ट, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। HUF का पार्टीशन कर दिया आपने 2004 के पहले, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ट्रांसफर टू द सन। मैंने पार्टीशन करके कि HUF का तो पार्टीशन से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और कोई सिस्टम नहीं है। तो HUF का समझो पार्टीशन कर दिया है 2004 के पहले, जो पर्टिकुलर डे मैंने आपको बताया 20 दिसंबर 2004, तो वो वैलिड है और लीगली सब बराबर किया है। तो लेकिन आज की डेट में कुछ कर रहे हैं ओल्ड डेट लगा के और बेटी को खाली दुखी करने के लिए, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन पैसा भी ट्रांसफर हो चुका है, अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो आप भर चुके हैं, अगर रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो वो हो चुका है, तो सब है बराबर है। तो 20 दिसंबर 2004 के पहले कुछ हो चुका है तो वो चेंज डिस्टर्ब नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। करेक्ट। सर एक मैडम कुछ पूछ रहे थे ना, वो बीच में आपने कहा था कि बाद में लेते हैं। हाँ, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज रेज हैंड कीजिए, हम 1-2 रेज हैंड्स के थ्रू क्वेश्चंस देंगे। सर एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और तो और लोगों का ये भी करना है, बाद में आप मेरे को मेल कर देना, मैं जवाब करके आपको मेल कर दूंगा वापस, फिर आप आगे बांट देना जिसको बांटना है। करेक्ट। पीपल वर आस्किंग फॉर और किसी ने अभी सवाल नहीं भी पूछा है, अगला 15 दिन तक कोई भी पूछेगा मैं सब जवाब दे दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू। थैंक यू। सर वी हैव 7 रेज हैंड रिक्वेस्ट, हम एक-एक करके अलाउ करते हैं। गौरवदीप जैन, आपका रेज हैंड एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर इन द मीनवाइल आपका ईमेल आईडी आप बता सकते हैं? मेरा? यस सर, मतलब काफी लोगों को क्वेश्चन सर वो पूछ रहे हैं। हाँ, तो विमल वो एक्चुअली करना नहीं, आपको रेज कर दे, क्वेश्चन भेज देवे, आपको लगेगा डुप्लीकेट तो इग्नोर कर देना, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है मेरे को भेज देना, ऐसा करना, वो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली कि मेरे तो 2000 क्वेश्चन आ गए तो मैं तो मतलब सॉर्ट आउट करने में मेरा टाइम निकल जाएगा, ऐसा। डेफिनेटली सर। गौरवदीप जैन आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे जो ताऊजी थे उन्होंने एक प्रॉपर्टी जो हमारी मतलब संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी, तो उसको 1960 में सेल किया था और उस एग्रीमेंट में मतलब जो एग्रीमेंट और रजिस्ट्री है उसमें ये मेंशन था कि मैं जो ये संपत्ति बेच रहा हूँ वो मेरे संयुक्त परिवार के कारोबार के लिए बेच रहा हूँ, यानी मैं अपने जॉइंट फैमिली बिजनेस के लिए बेच रहा हूँ और उसकी तरक्की के लिए मेरे को वो अमाउंट चाहिए क्योंकि मेरे पास में अभी अमाउंट है नहीं। तो उन्होंने 1960 के बाद वहाँ मतलब यहाँ से अजमेर से जाके ग्वालियर बिजनेस स्टार्ट किया और ग्वालियर में जो बिजनेस स्टार्ट किया तो अच्छी फर्म बन गई और मतलब अच्छा मकान बन गया, सब कुछ हो गया, मतलब अच्छी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। बट क्या है कि लेटर ऑन जो मतलब मेरी ताई जी थी, उन्होंने क्योंकि उनके आगे कोई है नहीं, मतलब सन डॉटर वगैरह कोई है नहीं, उनका फर्स्ट हायर कोई मतलब है नहीं, फर्स्ट क्लास हायर। तो उन्होंने क्या किया, विल के थ्रू वो जो मेरी हमारी फर्म थी उस फर्म को उन्होंने दे दिया अपने भाई को, ब्रदर को। तो मैं उस बारे में जानना चाह रहा हूँ क्या उनको देखो सर, वो HUF का प्रॉपर्टी बेचा था, ताऊजी मतलब किसको बोलते हैं, फादर के बड़े भाई के छोटे भाई? बड़े भाई। बड़े भाई। वो HUF के करता होंगे पहले। हाँ, HUF के करता होंगे तो ही उन्होंने बेचा HUF का प्रॉपर्टी, और वो HUF के पैसे से उन्होंने अगर HUF की फर्म चालू की है तो आपकी HUF की प्रॉपर्टी का तो बिल हो भी नहीं सकता है, वो ताई जी बिल कर भी नहीं सकती है, और आपके ताऊजी का प्रॉपर्टी रह गया और आपके फादर, आपके ताऊजी के भाई बहन सब उसमें इन्वॉल्व हो गए इनडायरेक्टली। सर एक्चुअली क्या है, लेकिन अभी मैटर है 1960 का आप बोल रहे हैं, तो 60 मतलब 40 साल तो वो 20 साल 60 साल पहले का मैटर है, अभी वो तो लंबा हिस्ट्री हो गई बहुत। इमीडिएट आपको एक्शन लेना था वो टाइम पे। हाँ नहीं सर, एक्चुअली वो सारा सब कुछ तो आई थिंक ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, आप मेरे को अलग पूछेंगे बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो सबका टाइम खराब होगा इसके अंदर। अभी वही सवाल पूछो, जनरल में एक सवाल में 10 जनों का फायदा होता है। आप मेरे को फोन कर लेना, मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट अप हम सीए गौरव जैन गुड़गांव चैप्टर से, उनका क्वेश्चन सर इनको एक तो बोल दीजिए जनरल क्वेश्चन पूछे, इंडिविजुअल क्यों, इंडिविजुअल में 20 मिनट तो सुनने में लग जाएगा उसका। करेक्ट प्लीज थोड़ा मतलब सबके बेनिफिट के लिए आप थोड़ा जेनरिक क्वेश्चन पूछिए। गौरव जी जैन आप म्यूट कर पूछ सकते हैं। श्योर, थैंक यू। सर क्वेश्चन था कि जैसे सेक्शन 56 में
ऑन द इवेंट ऑफ द डेथ जो भी कोई चीज मिलती है किसी एसएससी को तो वो एग्जेम्प्ट होती है एज पर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो एट द हैपनिंग ऑफ अ डेथ जो भी चीज मिली मुझे एग्जेम्प्ट होगी। तो यदि बिल में कोई ऐसी चीज दी गई जो इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड नहीं है एसएससी के, जो बिल लिख रहा है, तो रिसिपिएंट के हाथ में वो टैक्स फ्री होगी? नहीं, वो टैक्स फ्री नहीं होगी। वो जिसका जो एक्चुअली क्या होता है, जिसके अनअकाउंटेड पैसा है और उसका केस अगर रीओपन हो गया और उसकी डिमांड खड़ी हो गई तो रिसिपिएंट से वसूल हो सकता है टू दैट एक्सटेंट। लेकिन अभी उधर देखना पड़ेगा वो रीओपन के फिट कानून में आता है नहीं आता है, कितने साल जुड़ना है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो उसमें डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन जनरल प्रिंसिपल है, अनअकाउंटेड नहीं, अपने अकाउंटेंट की बात करते हैं कि विल के टाइम पे कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, गिफ्ट में कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है रिलेटिव से, एंड एचयूएफ के पार्टीशन के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो उसमें कोई तरह का टैक्स नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट अप टांजानिया से अतुल सेठ जी है। आई रिक्वेस्ट यू टू आस्क योर क्वेश्चन। सर यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर ये विल बनाए और डिफरेंट कंट्रीज के लिए हो, फॉर एग्जांपल यू हैव अ प्रॉपर्टी इन दुबई, यू हैव इट इन लंदन, यू हैव इट इन इंडिया, और विल जो आपने बताया कि वो विल हर एक कंट्री का डिफरेंट विल होना चाहिए, तो वो हिसाब से वो डेट भी मेरे ख्याल से शायद डिफरेंट होगी। तो हाउ डू वी तो डिफरेंट हो सकती है नहीं सर, डेट ऑफ डेथ तो एक ही होगा सब कंट्री के लिए। आदमी का डेथ तो एक ही दिन होगा, लेकिन विल अलग अलग दिन बन सकता है। इंडिया के प्रॉपर्टी का आज बना लिया, यूएसए का 10 दिन बाद बना लिया, दुबई का 2 महीने बाद बना लिया, लंदन का और कभी बना दिया, वो हो सकता है। नो, आई मीन द डेट ऑफ द विल। अगर हम लोग जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं कि आई विल इग्नोर ऑल द विल्स बिफोर दिस डेट, नहीं उसमें लिखो ना ऑफ दिस कंट्री। यूएसए का होगा तो यूएसए का है, वो दूसरा विल इग्नोर होगा, इंडिया वाला भी इग्नोर नहीं होगा। ओके, सो वी हैव टू स्पेसिफाई द कंट्री एज वेल। एग्जैक्टली, करेक्ट। थैंक यू नेक्स्ट सर। और कितने 2 क्वेश्चंस ले लें हम आखिरी के? आई एम एट योर डिस्पोजल सर। आपका देखो टाइम, मैं तो आपके लिए रखा है 10 बजे तक का टाइम आज। डेफिनेटली सर। वाइफ को भी बोला 10:30 के बाद ही कराने वाला हूँ। आखिरी 2 क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद में हमने नासिक जीतो का मेल आईडी चैट बॉक्स में शेयर किया है। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप हमें मेल कीजिए, हम विमल जी से आंसर लेके आपको वापस पहुंचाएंगे। लास्ट 2 दीपक मेहता। सर हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। Good evening, Vimalji. A wonderful session. I enjoyed it thoroughly and very insightful. I wanted to know whether the HUF property should be partitioned fully or a partial partition is allowed. So now partial partition is not allowed, sir. It has to be fully partition. For 1978 में लॉ आ गया था, उस partial partition allowed था, 78 में बंद हो गया। Now you have to make a full partition only. And can co-partner will their share of property, or that is also not allowed? No, co-partner is male person, so then he will get in a HUF capacity only. So he cannot again make a will of that. But if co-partner, their daughter है समझो या wife है, it will go to their individual account and they can make a will. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. लास्ट क्वेश्चन अर्चना शाह। अर्चना जी पूछिए आप आपका क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ जी। अगर कोई लड़की आपकी अगर अदर कास्ट में अगर शादी करती है तो हिंदू डिवाइडेड मींस अदर देन हिंदू है वो, इन केस ऑफ जोधा एंड अकबर, तो जोधा को अगर हिंदू डिवाइडेड अनडिवाइडेड फैमिली के बेनिफिट मिल सकते हैं क्या? नहीं, उसको नहीं मिलेंगे सर। अगर वो मुस्लिम में शादी करती है तो वो मुस्लिम के अंदर पार्ट हो गई, उसको नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी करती है उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। उसको उसके मुस्लिम लड़की अगर हिंदू को शादी करती है तो हक बैठता है वो बैठे। नहीं, उसको ससुराल से मिल सकता है या मैके से मिल सकता है? आपको क्या लगता है? आवाज नहीं आ रहा मैडम। उसको अपने ससुराल से मिलता है या मैके से मिलता है अगर मुस्लिम लड़की हिंदू के साथ शादी करती है? मुस्लिम का उसके पीयर से तो वो मिलेगा जो मोहम्मदन लॉ के हिसाब से आता है। डॉटर को 1 शेयर है, मेल को 2 शेयर। और इधर ससुराल में अगर वो बेटा उसका मेंटेन नहीं करता है, डॉटर इन लॉ,
तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती। डॉटर इन लॉ को खाली मेंटेनेंस का हक है, पार्टीशन का हक नहीं है, लेकिन हाँ। उसके हस्बैंड के प्रॉपर्टी में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। राइट राइट। तो आजकल के डाइवर्स के केसेस बहुत हो रहे हैं, इसके लिए हाँ। अभी थोड़ी क्लियरिटी इसकी बहुत जरूरी है कि डॉटर इन लॉ और ग्रैंड चिल्ड्रन का कोई हक नहीं है दादा की प्रॉपर्टी में। बहुत बार हाँ। दादा बेचारा टेंशन में आ जाता है कि पूरी उम्र मैंने एक एक पैसा करके कमाया, बेटे ने गलत जगह शादी कर ली और अब ये झगड़े चालू हो गए। तो दादा के प्रॉपर्टी में पोता या डॉटर इन लॉ का 1 रुपए का भी कोई तरीका का हक है ही नहीं। अच्छा अच्छा, यानी बेटी ने अगर मुस्लिम से शादी कर ली तो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका हक खत्म हो जाएगा। यस। ओके ओके। अब मर्जी से भाई देवे वो अलग बात हो गया, लीगल उसका हक नहीं है। या थैंक यू सर। अभी बहुत ही आपको बढ़िया। जो क्वेश्चंस हो गए तो जो मेल आईडी हमने दिया है वहां पर आप प्लीज आपका शेयर कर सकते हैं। यस संदीप। हाँ बहुत बढ़िया हुआ आज का सेशन। विमल जी। हाँ सर। सर मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि आप हमारे सीनियर है और मैंने आपके कई सारे सेशन अटेंड भी किए हुए हैं। थैंक यू और सर, आज थैंक का यू। जो आज का विल के ऊपर और नॉमिनेशन के ऊपर आपने जो मतलब बातें करी है, ये सोच के ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रैक्टिस शुरू करी जाए अभी। इतना ज्यादा इतना ज्यादा नॉलेज का काम ज्यादा होगा, प्रोफेशनल कम होगा। कोई बात नहीं, हमारे मेंबर्स को आपसे बहुत सारी जानकारी मिली। आज का जो प्रोग्राम हुआ बहुत बढ़िया हुआ और अभी उम्मीद करते हैं कि आने वाले 15 दिन में आपके पास में बहुत सारे सवालों का मतलब तांता लगने वाला है सर। तो मैं जीतो चैप्टर नासिक की तरफ से आज के इस कार्यक्रम के मतलब बहुत शानदार तरीके से संपन्न कराने के लिए जिन जिन हमारे मेंबर्स ने इसके अंदर कोशिश की ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट तक पहुंचने की, उन सबके आभार भी प्रकट करता हूँ। और आपका तो विशेष करके एक कड़क सैल्यूट के साथ आभार व्यक्त करता हूँ सर। और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई फील प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वोट ऑफ थैंक्स मनोज जी खिवसरा के लिए। जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं मनोज जी खिवसरा को बुलाता हूँ, हमारे को कन्वीनर। एक सर मैंने जो राइट अप और क्वेश्चन आंसर भेजे हैं आपको, वो आप मेल पे आपके रख सकते हैं, आपके जो भी साइट होगा उधर, तो काफी सवाल ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। यस सर, वो हम प्रोवाइड कर देंगे सभी मेंबर, सभी पार्टिसिपेंट्स को, वी विल प्रोवाइड देम। हेलो कैन वी शेयर विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स? यस सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके, थैंक यू। व्हाट अ फैंटास्टिक सेशन विमल जी। एक्चुअली विमल जी को मैंने पहले भी सुना था और फिर से मैं पूरा सेशन देखा है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने छोटी छोटी चीजें जो सबको समझाई है। एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी एंड फुल्ली कन्विंस्ड। और जिसके भी क्वेश्चंस कुछ बाकी रहेंगे तो वो तो चैट बॉक्स में मतलब उनको मेल से आपसे उनको मेल द्वारा उनको जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू श्री विमल जी who had given a fantastic session. My president Jito Nasik, Mr. Parakji Sakla, Secretary Kamlesh ji Kotari, Convener Sir Bedmutha ji, और अजय भाई, संदीप जी, and all the participants who have attended from all the parts of the country and even internationally also many people are there. I am very thankful to all and we declare this session as fully complete and over. Thank you sir. Thank you sir, thank you very much sir. Thank you sir, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. जय जिनेंद्र सर।